और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज। टॉपिक वाइज लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप इस चैप्टर को बेटा पहली बार पढ़ने के लिए आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले वो टॉपिक वाइज लेक्चर्स देख लो, यानी कि ये होगा एक वन शॉट रिविजन लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। Hello बच्चा पारी, this is विभूति खरे, your science educator. Welcome back to our channel Science Club by विभूति मैम। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज। देखो, इस चैप्टर की जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे ही टॉपिक्स के ऊपर मैं अलग से लेक्चर्स बना चुकी हूँ, यानी कि इस चैप्टर के टॉपिक वाइज लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को बेटा पहली बार पढ़ने के लिए आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले वो टॉपिक वाइज लेक्चर्स देख लो। अगर आपने वो लेक्चर्स देख लिए हैं और अब आप इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हो, क्योंकि इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर को पूरा का पूरा एक साथ रिवाइज करने वाले हैं, यानी कि ये होगा एक वन शॉट रिविजन लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। और बस यही है हमारे आज के सेशन का टारगेट। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा, तो आ जाओ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अब देखो, इस चैप्टर में बेटा अपन सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारे आसपास और भी बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हमारे घर पर ही हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं। घर के बाहर निकलोगे, सड़क पे जाओगे तो आपको काऊ दिख जाएगी, ठीक है। थोड़े रूरल एरिया में जाओगे तो गाय, बैल, बकरी, भैंसे, ठीक है, ये सब भी दिख जाएगा। जंगल सफारी पे जाओगे तो आपको वाइल्ड एनिमल्स दिख जाएंगे, टाइगर, लॉयन, हिप्पोपोटामस, ठीक है, मंकी और जिराफ। मतलब जिराफ तो नहीं देखा होगा आपने, बट होता तो है, ये तो सबको पता है। ओके, फिर कुछ हवा में उड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अरे वही मच्छर, मक्खी है ना, हनी बी, मधुमक्खी और बर्ड्स, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। बहुत सारे बेटा एनिमल्स तो पानी में भी रहते हैं, जिनको अपन एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, है ना, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और सी हॉर्स, फिशेस। और प्लांट्स भी तो होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े ट्रीज। तो कहने का मतलब ये बेटा कि हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप और मैं, ठीक है। और हमारे आसपास और भी बड़े सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला सवाल यही बनता है कि भाई ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बॉडी, इनका स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना है और इनकी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है, किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है कि वो जिंदा है, वो लिविंग है। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, एक वॉल बनानी है, मुझे ऐसी दीवार बनानी है। तो एक वॉल को, एक दीवार को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आप बोलो मैम सीमेंट। हाँ ठीक है, सीमेंट ज़रूरी है, लेकिन सीमेंट के अलावा शायद मैं कुछ और भी यूज़ कर सकती हूँ। मुझे तो बस आप एक ऐसी चीज़ बता दो जो एक वॉल को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो ना हो ना तो वॉल बन ही ना पाए। तो फिर आपके दिमाग की जो ट्यूबलाइट है वो जलेगी, आप बोलोगे कि मैम ब्रिक्स, ईंटें, अगर वही नहीं होंगी ना आपके पास तो आप दीवार नहीं बना पाओगे। एग्जैक्टली बेटा, जिस तरीके से बिना ब्रिक्स के, बिना ईंटों के एक दीवार नहीं बनती है, सिमिलरली एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अगर बनाना है, उसको, उसके स्ट्रक्चर को यदि बनाना है तो आपको क्या चाहिए है? सेल्स चाहिए हैं। बिना सेल्स के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी नहीं बन सकती है, उसका स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक दीवार को बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? एक दीवार को बनाता कौन है? सबसे जरूरी क्या है? ईंटें, ब्रिक्स। उसी तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए है? तो वो है सेल्स। तभी तो अपन सेल्स को क्या बोलते हैं? द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लाइफ। कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, छोटे बड़े, पानी में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले, धरती पे, जमीन पर रहने वाले, कोई भी तुम बेटा ऑर्गेनिज्म उठा लो, उसकी बॉडी सेल्स की ही बनी होगी, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लिविंग कैसे हैं, हम जिंदा कैसे हैं? तो बेटा मेरी बात को समझो, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं
जो होने ही चाहिए। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं बेटा जो होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो होंगी, जब तक वो चलेंगी, तब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। यानी कि आप ये समझ लो कि वो जो प्रोसेसेस है ना, वो ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए एसेंशियली रिक्वायर्ड है, और इसीलिए उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेसेस। इतना भारी नाम दे देते हैं क्योंकि वो जो प्रोसेसेस हैं वो ऑर्गेनिज्म की जिंदगी के लिए, उसकी लाइफ के लिए एसेंशियली रिक्वायर्ड है, वो होनी चाहिए। अगर उन प्रोसेसेस में से एक भी प्रोसेस बेटा नहीं हुई ना सही तरीके से, तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा बेटा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए अपन उन सर्टेन प्रोसेसेस या फंक्शंस को क्या बोल देते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। और पता है आपको क्या, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करता कौन है? तो वही सेल्स बेटा जिन्होंने उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाया है, उसके स्ट्रक्चर को बनाया है, वही सेल्स वो लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। और इसीलिए हम सेल्स को क्या बोलते हैं? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। कि सेल्स ना सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, बल्कि वही सेल्स क्या करेंगे? उसकी बॉडी में काम भी करेंगे, वही फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, वही लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करेंगे। तो जरा सोचो, सेल्स के बिना क्या ऑर्गेनिज्म पॉसिबल है? उसका स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है, उसकी बॉडी ही पॉसिबल नहीं है, उसकी जिंदगी ही पॉसिबल नहीं है। तुम्हें बात आ रही है समझ में? तो इसीलिए सेल्स के लिए अपन क्या बोलते हैं? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। कि लाइफ चाहिए है तो सेल्स भी चाहिए होंगे, बिना सेल्स के लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या करा है? हमने एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करी है कि एक सेल में जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, आप बोलोगे कि मैं माइक्रोस्कोप क्यों, ऐसे नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा ना बेटा। सेल्स कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नेकेड ऐसे नहीं दिखते हैं। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो जब आप रैंडमली किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखोगे तो आपको उसके अंदर क्या क्या चीजें दिखाई देंगी, उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। आज अपन वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको सेल में ना, मैं ड्रॉ कर लेती हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी कुछ इस तरीके से। आपको हो सकता है कि थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा हो बेटा, मेरी आवाज तो आपको दे ही रही होगी सुनाई, लेकिन साथ में कुछ शोर भी हो सकता है कि सुनाई दे रहा हो। बुरा मत मानना, ठीक है। चलो यहां देखो, कुछ और एलिमेंट्स भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ये देखो। तो जब आप बेटा एक सेल को देखते हो ना, जब आप किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे रख के देखते हो, तो आपको सबसे पहले उसकी एक आउटर मोस्ट कवरिंग नजर आती है। ठीक है, आपको सेल की एक आउटर मोस्ट कवरिंग दिखाई देगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। जैसे अपनी जो कॉपीज होती हैं, जो बुक्स होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक उनका फ्रंट कवर होता है कि नहीं होता, एक फ्रंट पेज होता है, कवर होता है, ठीक वैसे ही सेल के ऊपर भी क्या होती है? उसकी एक कवरिंग होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, फिर सेल के अगर आप अंदर झांक के देखोगे तो आपको यहां पर एक राउंड स्ट्रक्चर नजर आएगा, ये वाला, जिसे हम बोलते हैं सेल का न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, सेल का जो न्यूक्लियस है ना, ये बहुत इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारे लिए हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सारे फंक्शंस को वो बैठ के कंट्रोल करता रहता है। ठीक वैसे ही बेटा, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि सेल्स ही क्या करते हैं? सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बॉडी में, सारी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं बॉडी में। तो ये एक सेल है, इसके अंदर सारे काम होने हैं, सारे फंक्शंस होने हैं, सारी लाइफ प्रोसेसेस चलनी है। तो उन सारे फंक्शंस को कंट्रोल या रेगुलेट या कोऑर्डिनेट करने वाला कौन होता है बेटा? न्यूक्लियस ही होता है। तो जिस तरीके से हमारे लिए हमारा ब्रेन है, वैसे ही सेल के लिए क्या है? उसका न्यूक्लियस। और इसीलिए कभी कभी क्या, सेल का जो न्यूक्लियस है उसको अपन सेल का ब्रेन बोल देते हैं।
ठीक है, चलो फिर देखो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अराउंड जो आपको जगह दिख रही है, के अराउंड नहीं, बीच में, हाँ ये रहा न्यूक्लियस, ये रही क्या सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो आपको जगह दिख रही है, जगह में देखो वो जगह, वो स्पेस बेटा खाली नहीं है, यहां पर एक फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है ना, ये खाली नहीं है, स्पेस एम्प्टी नहीं है, यहां पर एक फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड को बेटा हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस फ्लूइड को अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और मेजरली जो सेल की एक्टिविटीज हैं, जो फंक्शंस हैं, वो कहां होते हैं बेटा, वो इस साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अपना एक घर है, घर में बेटा कितने तरह के काम होते हैं, घर में खाना भी बन रहा होता है, ठीक है, घर में आप रेडी भी हो रहे होते हो, आपको नहाना भी होता है, घर में कोई टीवी भी देख रहा होता है, कोई पढ़ाई भी कर रहा होता है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बैठ करके न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होते हैं, घर में पौधे भी होते हैं तो पौधों में माली भैया आकर के पौधों की टेक केयर भी करते हैं, उनको पानी भी डालते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि घर में बड़े सारे काम होते हैं। अब बेटा मान लो कि मैं तुमको एक ऐसे घर में भेज दूं जहां पर केवल एक ही रूम हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसे घर में भेज दूं जहां पर केवल एक ही रूम हो, तो तुम बोलोगे कि मैम एक रूम वाले घर में कहाँ खाना बनेगा, हम नहाएंगे कहाँ, हम रेडी कहाँ होंगे, हम पढ़ाई कहाँ करेंगे, हम न्यूज़पेपर कहाँ हमारे दादी बाबा रीड करेंगे। मैम इसमें तो कैसे पॉसिबल है, एक ही कमरे में सारी चीजें हो जाएंगी, सारे काम हो जाएंगे, मैम ये कैसे पॉसिबल है। तो मैंने तुमको बोला कि बेटा जो तुमको मैंने घर दिया ना, इसमें माना कि एक ही रूम है बट ये रूम बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर कहीं मम्मी से बोलना कि मम्मी खाना बना लो, यहाँ पर तुम नहा लेना, यहाँ पर तुम जो है ना पढ़ाई कर लेना, यहाँ पर तुम्हारे दादी बाबा बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, यहाँ पर पापा बैठ करके जो है ना टीवी देख लेंगे, सारे काम हो जाएंगे। तो आप बोलोगे नहीं मैम ऐसा थोड़ी ना होता है, कितना भी बड़ा रूम दे दो, लेकिन कंपार्टमेंट्स होने चाहिए ना, कंपार्टमेंट्स होने चाहिए कि ये रहा एक कंपार्टमेंट तो यहाँ पर खाना बन गया, ये रहा दूसरा कंपार्टमेंट तो ये वॉशरूम बन गया, यहाँ पर नहा लेंगे। तो मतलब ऐसा घर थोड़ी ना होता है, एक कमरे का घर थोड़ी ना होता है कि एक ही कमरे में सारे काम हो जाएंगे। पता चला पापा बैठ करके टीवी देख रहे हैं फुल वॉल्यूम पे, हम यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम जो है ना हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली बेटा, अगर एक ही कमरे में घर के सारे काम होंगे ना, तो सारे काम क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे। जैसे मान लो तुम यहाँ पर बैठ के सो रहे हो, मतलब बैठ के नहीं, तुम यहाँ पर सो रहे हो, इतने में मम्मी ने क्या करा, सब्जी बनाना शुरू करी। अब उसकी जो खुशबू है वो तुम्हारे नाक तक पहुंची और तुम्हारी नींद खुल गई कि अरे यार मम्मी व्हाट इज दिस। तो कहने का मतलब ये कि अगर सारे काम बेटा एक ही कमरे में होंगे ना, तो वो सारे काम एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे। ठीक वैसे ही हमने क्या देखा कि सेल के साइटोप्लाज्म में ही क्या होती हैं, मेजर एक्टिविटीज या फंक्शंस कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। अब बेटा सारे काम यही हो रहे हैं, तो ऐसे खुले में होंगे तो क्या होगा, ये फंक्शंस, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो एक दूसरे में इंटरफेयर कर सकती हैं, है ना, इंटरफेयर कर सकती हैं, तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो जिस तरीके से हमारे घर में अलग अलग रूम्स होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए, ठीक वैसे ही बेटा, ठीक वैसे ही ये जो सेल आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको इसका साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है ना, इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। उन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, है ना। यहाँ पर आपको देखो कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, एक ये। तो ये जो आपको बेटा साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। और यहीं पर फिर अलग अलग काम होते हैं। इस सेल ऑर्गेनल में कोई अलग काम हो रहा होगा, इसमें कुछ और फंक्शन चल रहा होगा, इस वाले में कोई और फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, इस वाले में भी कोई और फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमारे घर में अलग अलग रूम्स होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही सेल के साइटोप्लाज्म में अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, और इनमें अलग अलग काम चल रहे होते हैं ताकि सारे काम एक दूसरे में इंटरफेयर ना करें, हॉश वॉश ना हो जाए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है,
तो इस तरीके से देखो, एक टिपिकल सेल में आपको क्या क्या नजर आएगा। सबसे पहले उसकी कवरिंग जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, फिर न्यूक्लियस जो कि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा सेल की, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वहां पर जो फ्लूइड भरा होता है उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे और फिर इन सेल ऑर्गेनल्स में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होंगे, एक्टिविटीज चलेंगी। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में एक सेल ऑर्गेनल के बारे में थोड़ा सा, एक्चुअली एक नहीं, दो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आपकी एनसीईआरटी थोड़ी सी ज्यादा बात करती है। एक सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड, ठीक है ना, प्लास्टिड्स मतलब एक टाइप के सेल ऑर्गेनल। ठीक है, ये स्पेसिफिकली बेटा कहां पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। भाई प्लांट्स भी तो ऑर्गेनिजम्स ही है ना, उनकी बॉडी में भी ऐसे ही सेल्स पाए जाएंगे। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं बेटा, सिर्फ प्लांट सेल्स, उनमें प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं जो कि एक टाइप के सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, इनका भी एक टाइप होता है, प्लास्टिड्स का भी एक टाइप होता है जिसे अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है बेटा जिसे अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, और इस क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां, उनकी लीव्स ग्रीन ग्रीन नजर आती हैं। कभी सोचा है कि प्लांट्स इतने हरे हरे क्यों होते हैं, उनकी पत्तियां इतनी हरी हरी क्यों होती हैं? क्योंकि प्लांट सेल्स जो होते हैं बेटा, उनके साइटोप्लाज्म में एक टाइप के सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का भी एक टाइप होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। इस पिगमेंट के कारण जो है पत्ते और जो प्लांट्स है वो हरे हरे नजर आते हैं। अच्छा, ये पिगमेंट ना सिर्फ प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है बल्कि बेटा ये ना फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिससे कि प्लांट्स अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। जैसे कि हम तो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, लेकिन प्लांट्स अपना खाना अपनी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, खुद ही बनाते हैं, और उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट, ये फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये ना होना तो दिक्कत हो जाएगी, प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो फिर मर जाएंगे वो। ठीक है, चलो, तो ये हो गया क्या, एक टाइप के सेल ऑर्गेनल्स। दूसरे सेल ऑर्गेनल्स जिनके बारे में आपकी एनसीईआरटी बुक ने बात करी है बेटा, वो है वैक्यूल्स। ठीक है, वो है क्या, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आप समझ लो कि सेल्स में कुछ कुछ स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके पापा मार्केट से कुछ ग्रोसरी लेकर के आए, कुछ मतलब चावल दाल, है ना, चावल दाल, गेहूं, आटा, ठीक है, मैदा, शक्कर, नमक, चाय पत्ती, ये सब चीजें लेकर के आए आपके पापा मार्केट से। तो मम्मी क्या करेंगी, मम्मी जो है उनको अलग अलग कंटेनर्स में, अलग अलग डब्बे में स्टोर करके रखेंगी कि चावल का ये डब्बा, दाल का ये डब्बा, आटे का ये डब्बा, चाय पत्ती का ये डब्बा, शुगर का ये डब्बा, है ना, अलग अलग डब्बे। तो वैसे ही बेटा मतलब वो डब्बे, वो कंटेनर्स क्या करते हैं, हमारे घर में, हमारे किचन में कुछ कुछ स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक वैसे ही बेटा जो सेल्स होते हैं ना, उनके साइटोप्लाज्म में भी कुछ कुछ चीजें स्टोर करनी होती हैं। तो स्टोरेज के लिए जो डब्बे होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। एनिमल सेल्स मतलब वो सेल्स जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं, हम में और बाकी जानवरों में, उनमें मतलब हम जो एनिमल्स हैं बेटा, हमारे सेल्स में ज्यादा वैक्यूल्स नहीं होते हैं, होंगे भी तो बहुत छोटे छोटे से होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल्स में वैक्यूल का बड़ा रोल होता है। ठीक है, जब प्लांट सेल छोटा होता है तो उसके साइटोप्लाज्म में कई सारे वैक्यूल्स होते हैं। जैसे जैसे ठीक है, जैसे जैसे प्लांट सेल बड़ा होने लगता है बेटा, जैसे कि जब वो छोटा था तो उसके साइटोप्लाज्म में बड़े सारे वैक्यूल्स थे। जैसे जैसे प्लांट सेल मैच्योर होता गया, बड़ा होता गया, ये जो सारे वैक्यूल्स हो ना बेटा, ये आपस में फ्यूज होते गए, अल्टीमेटली क्या हुआ, एक बड़ा सा वैक्यूल बन गया प्लांट सेल के अंदर, जिसे अपन बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल वैक्यूल। अब आप बोलोगे कि मैम इसको सेंट्रल वैक्यूल क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बेटा ये इतना बड़ा वैक्यूल बन चुका है कि ये सेल के सेंटर में आकर के बैठ गया है और इसने न्यूक्लियस को भी साइड में शिफ्ट कर दिया कि तू साइड में हो, बीच में मैं बैठूंगा। इनिशियल मतलब जनरली क्या होता है, सेल का जो न्यूक्लियस है वो उसके सेंटर में ही पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल्स में क्या हुआ कि बचपन में जब प्लांट सेल छोटा था तो उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे वैक्यूल्स थे। फिर जैसे जैसे प्लांट सेल बड़ा होता गया, वो वैक्यूल्स आपस में फ्यूज होते गए और
अल्टीमेटली एक बड़ा सा वैक्यूल बन गया, इतना बड़ा बन गया कि वो सेल के बीच में ही आकर के बैठ गया। तो इसलिए अपन उसको सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं, और न्यूक्लियस भी जो है उसके कारण साइड में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब इस सेंट्रल वैक्यूल में होता क्या है प्लांट सेल्स के, तो पानी होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये समझ में आया कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ये दो सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर ज्यादा बात करती है, एक तो ये प्लास्टिड्स और दूसरी है वैक्यूल्स। तो ध्यान रखना होगा बेटा आपको, प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाएंगे। वैक्यूल्स स्टोरेज के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं, डब्बे होते हैं, ये एनिमल सेल्स में ज्यादा नहीं होते हैं, होंगे भी तो मतलब छोटे मोटे होंगे। प्लांट सेल में बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल पाया जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद में ये जो हम सेल्स की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली ये आइडिया आया किसको था, सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किसने किया था? तो एक्चुअली हुआ ये था बेटा कि ये बात है बहुत पुरानी, 1665 की बात है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। और क्योंकि बात बहुत पुरानी है तो उनके टाइम पर जो है बहुत ही बढ़िया टाइप के माइक्रोस्कोप नहीं होते थे, बल्कि इन्होंने ना अपने लिए माइक्रोस्कोप खुद ही बनाया हुआ था। तो इन्होंने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क की एक लेयर को ऑब्जर्व किया था। अब आप बोलोगे कि मैम कॉर्क क्या होती है? देखो, पेड़ की जो छाल होती है बेटा, जो बार्क होती है, ये दिख रही है आपको? ये देखो, ये पेड़ दिख रहा है आपको? इसकी आपको ये बार्क नजर आ रही है, छाल नजर आ रही है। इस बार्क को ऐसे निकाला, छाल को ऐसे निकाला, और जो इसकी एक अंदर वाली लेयर है, जो इसकी एक अंदर वाली लेयर है, उसको कॉर्क बोला जाता है। तो पेड़ का देखो, आपको ये बार्क नजर आ रहा होगा, ये छाल नजर आ रही होगी। इस बार्क को ऐसे निकाला और इसकी जो अंदर वाली लेयर है उसके एक छोटे से स्लाइस को, टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके रॉबर्ट हुक ने देखा। ठीक है, तो ये जो बार्क है बेटा, इसकी जो अंदर वाली लेयर है उसी को अपन कॉर्क बोलते हैं, और कॉर्क की ही छोटे से स्लाइस को या लेयर को रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। तो उन्होंने पता है क्या देखा? उन्होंने देखा कि यार ये जो कॉर्क की जो पतली सी स्लाइस है, इसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे से क्या है, रूम्स बने हुए हैं, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से ऐसे रूम्स बने हुए हैं, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और इन्हीं कंपार्टमेंट्स को, इन्हीं आप बोल सकते हो कि रूम्स को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया सेल्स का। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किया था। उन्होंने ही बताया था कि भाई जो छाल होती है पेड़ की, जो बार्क होती है, उसकी जो इनर लेयर होती है, दैट इज कॉर्क, वो किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है। अब लोगों ने थोड़ा सा ऐसा बोला कि भाई रॉबर्ट हुक, आपने तो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा है, तो आपको तो दिखा, हमने तो देखा नहीं, तो हम इस चीज को कैसे समझें? तो रॉबर्ट हुक ने दिमाग लगाया कि भाई तुम लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा होगा, हनी कॉम्ब तो देखा होगा। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे से रूम्स होते हैं, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स होते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही रूम्स, वैसे ही कंपार्टमेंट्स मुझे कॉर्क की स्लाइस में नजर आया, और इन्हीं को क्या नाम दिया गया? सेल्स नाम दिया गया। लेकिन फिर बाद में आगे जाके पता चला कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को तो डिस्कवर करा था, बट उन्होंने सबसे पहले डेड सेल्स को डिस्कवर किया था। जो सेल्स उन्होंने देखे थे ना, वो एक्चुअली डेड सेल्स थे। आप बोलोगे कि मैम आपको किससे पता चला कि वो सेल्स डेड थे? बेटा मुझे ऐसे पता चला क्योंकि जो रॉबर्ट हुक ने सेल्स देखे थे ना, वो अंदर से बिल्कुल खाली थे। भाई मैंने आपको एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर समझाया ना, कि एक सेल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, एक सेल के क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियस होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो एक सेल के बेटा ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। आप कोई भी सेल ले लो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, आपको ये बेसिक कंपोनेंट्स तो उसमें दिखेंगे ही दिखेंगे। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिन सेल्स को डिस्कवर किया था, कॉर्क के सेल्स को, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था, खाली थे वो बिल्कुल। तो पता चला कि अच्छा, वो जो सेल्स थे वो डेड सेल्स थे, मरे हुए थे, इसलिए उनके अंदर कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद में कुछ सालों के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लीवेनहुक। ठीक है, लीवेनहुक नाम था, और उन्होंने एंटोन वॉन, देखो लीवेनहुक, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये डच साइंटिस्ट थे। और फिर इन्होंने क्या करा? इन्होंने सबसे पहले फिर लिविंग सेल्स को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा, डिस्कवर किया। ठीक है, इनके घर के पीछे तालाब था, तो तालाब का पानी ये वहां से लेकर के आ गए थे, और तालाब के पानी को इन्होंने क्या करा था? अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा था, तो उसमें बैक्टीरिया मिल गए थे। ठीक है, अपना ही ब्लड निकाल करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो ब्लड के सेल्स दिख गए थे। तो सेल्स की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हुक को, लेकिन उन्होंने जो सेल्स डिस्कवर करे थे वो डेड सेल्स थे।
सबसे पहले लिविंग सेल्स को किसने डिस्कवर किया था? लीवेनहुक ने। ठीक है, चलो अच्छा, अब जरा हम ये देखते हैं बेटा, हमें ये बात तो समझ में आ गई कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। छोटा ऑर्गेनिज्म, बड़ा ऑर्गेनिज्म, बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म, पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म, हवा में उड़ने वाला, लैंड पर रहने वाला, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब की बॉडी बनी हुई है सेल्स की। लेकिन क्या बेटा सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स का नंबर बराबर होता है? यानी कि अगर मेरी बॉडी, मतलब अगर क्या, मेरी बॉडी ऑफ कोर्स सेल्स की बनी हुई है और एक छोटी सी जो चींटी होती है, चींटी, उसकी बॉडी भी सेल्स की बनी हुई है, तो क्या उसकी बॉडी और मेरी बॉडी में सेल्स का नंबर बराबर बराबर होगा? कि अगर उसकी बॉडी बनी हुई है 10 लाख सेल्स की तो मेरी बॉडी भी 10 लाख सेल्स की बनी होगी ना? चींटी कितनी छोटी होती है, मैं तो कितनी बड़ी हूं, तो इसका मतलब मेरी बॉडी में सेल्स का नंबर ज्यादा होगा। तो यही पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं बेटा कि हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स की बनी होती है, लेकिन सेल्स का नंबर वेरी करता है। जरूरी नहीं है कि मेरी बॉडी में जितने सेल्स हो एग्जैक्टली उतने ही सेल्स तुम्हारी बॉडी में भी हो। तुम तो अभी छोटे हो, तुम्हारी हाइट भी छोटी है, तुम्हारी एज भी छोटी है, तो मेरे कंपेरिजन में तुम्हारी बॉडी में सेल्स कम होंगे, तो सेल्स का नंबर वेरी करेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल्स का नंबर क्या होता है वो सेम होता है ना, अलग अलग होता है। ठीक है, उसके अलावा बेटा मेरी बॉडी में, हम इंसानों की बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो तुमको क्या लगता है सारे सेल्स का शेप एक जैसा रहेगा? सारे सेल्स एक जैसे दिखेंगे? नहीं, अगर सेल्स का नंबर वेरी करता है बेटा तो सेल्स का शेप, उनका स्ट्रक्चर भी वेरी करता है। मेरी बॉडी में, तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन ये सारे बिलियंस ऑफ सेल्स का शेप एक जैसा नहीं होगा, इनका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होंगे। ठीक है, कुछ सेल्स का शेप देखो अपनी बॉडी में कैसा होता है, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूं। ये देखो हमारे जो चीक सेल्स होते हैं, मतलब ये गाल है, कैसे समझाऊं, कॉटन का एक स्वैब ले लो, ठीक है, और उसको अपने मुंह के अंदर डालो, और ये जो अपने गाल है, जो चीक्स हैं, इनकी जो अंदर वाली वॉल है वहां पर उस कॉटन स्वैब को ऐसे घुमाओ, समझे? कॉटन का स्वैब लो, उसको मुंह के अंदर डालो, और ये जो अपने गाल है बेटा, इनकी जो अंदर वाली वॉल है उसके ऊपर ऐसे वो स्वैब को मूव करवाओ। ठीक है, और फिर उस स्वैब को आप क्या करोगे, जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखोगे ना, तो आपको नजर आएंगे क्या, हमारे चीक सेल्स देखो जो कि ऐसे दिखते हैं। ये रहा एक चीक सेल, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ऐसे आपको चीक सेल्स नजर आएंगे, ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये तो जो आपने स्ट्रक्चर बताया था सेल का, है ना, ये जो आपने स्ट्रक्चर बताया था सेल का, ये तो ऑलमोस्ट ऐसे ही है। हाँ ठीक है, सही बात है। अब जरा बेटा ये वाले सेल्स को देखो, ये वाले सेल्स को देखो, इन्हें अपन बोलते हैं न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स होते हैं ये नर्व सेल्स होते हैं, इनका स्पेसिफिक नाम होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन्स, सिंगुलर न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन्स। ठीक है, ये बेटा हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, हमारा ब्रेन की जो चोटी होती है जिसको अपन स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, बॉडी में जो नर्व्स होती हैं ये न्यूरॉन्स ही बनाते हैं। जरा इनका स्ट्रक्चर देखना, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर ब्रांचेस हैं, फिर मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, और फिर एक लंबी सी ब्रांच निकली है जो कि अपने एंड पर जाकर के इसकी देखो फिर से ब्रांचेस निकल आई हैं। मैम व्हाट इज दिस, मैम सेल ऐसा भी होता है क्या? तो मैं यही तो बोल रही हूँ कि सेल्स का नंबर अलग अलग हो सकता है, हो सकता क्या होता है, और सेल्स का बेटा शेप स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। सारे सेल्स एक जैसे शेप के नहीं होते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम इसका मतलब इसमें वो न्यूक्लियस साइड, बेटा मैं ये बोल रही हूँ सेल का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा, लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं सेल के वो तो हर सेल में रहेंगे, चाहे जो भी शेप हो, चाहे जो भी साइज हो। तो ये न्यूरॉन है, इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर आपको अलग सा दिख रहा है, काफी अलग सा दिख रहा है, लेकिन न्यूक्लियस तो इसमें भी है, सेल मेम्ब्रेन तो इसमें भी है, साइटोप्लाज्म तो इसमें भी है, सेल ऑर्गेनल्स तो इसमें भी है। ये देखो यहाँ पर, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये जो पूरी आपको लेयर दिख रही है, ये पूरी लेयर, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अंदर जो जगह दिख रही है उसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स भी हैं। तो जो बेसिक कंपोनेंट्स है बेटा सेल्स के, वो तो हर सेल में रहेंगे, चाहे कोई भी शेप हो, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, लेकिन देखो स्ट्रक्चर वेरी करेगा, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, अलग अलग स्ट्रक्चर।
ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर अपने अलग अलग ब्लड सेल्स हैं बेटा। जो हमारा खून होता है ना, उस खून में भी कई तरह के सेल्स होते हैं। आरबीसी जिनको अपन रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, इनका शेप देखो, वो नहीं आती है पॉपिंस, पॉपिंस खाते हो तुम लोग? पॉपिंस नहीं तो वो वाली कच्चा मैंगो बाइट, नहीं एल्पेनलीबे, एल्पेनलीबे जो टॉफी आती है उसमें आपने देखा होगा कि उसका शेप कैसा होता है टॉफी का, दोनों साइड से वो टॉफी अंदर की तरफ ऐसे धसी हुई रहती है ना। एल्पेनलीबे जो टॉफी आती है ना, वो दोनों साइड से ऐसे अंदर की तरफ धसी हुई रहती है। तो ऐसा ही कुछ शेप होता है किसका? हमारी आरबीसीज का, ठीक है। फिर हमारे ये डब्ल्यूबीसीज है बेटा, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। वो तुमने वर्ड सुना होगा इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, है ना। तो वो बनाता कौन है? ये डब्ल्यूबीसीज बनाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ये बेटा प्लेटलेट्स हैं, इनका शेप देखो कैसा अजीब सा है ना। ये जब हमें कभी चोट लग जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है, बट कुछ टाइम के बाद अपने आप खून बहना बंद भी हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों? ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना बेटा, यही क्या करते हैं? ब्लीडिंग को रोकते हैं बॉडी में, ठीक है। तो ये देखो अलग अलग, मतलब सारे देखा जाए तो सारे क्या है? ब्लड में ही पाए जाने वाले सेल्स हैं, बट फिर भी इनका शेप देखो अलग अलग है, ठीक है। ये देखो, ये हमारे बेटा मसल्स के सेल्स हैं। हमारी जो मांसपेशियां बेटा, हमारी बॉडी में जो कुछ भी है वो सेल्स का ही बना हुआ है, राइट। तो ये जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारी मसल्स हैं, उन मसल्स को ये बनाने वाले सेल्स हैं। इनकी एक सिमिलैरिटी क्या है कि इन्हें अपन मतलब मसल्स को जो बनाने वाले सेल्स हैं उनको अपन मसल फाइबर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मसल सेल्स होते हैं ना बेटा, वो धागे जैसे ऐसे लंबे लंबे पतले पतले से होते हैं। धागा, थ्रेड आपने देखा होगा ना, धागा थ्रेड लंबा लंबा होता है, पतला पतला होता है। वैसे ही मसल सेल्स भी होते हैं, पतले पतले लंबे लंबे, तो इसलिए उनको अपन मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखो ऐसे लंबे लंबे होंगे। देखो ये एक अलग टाइप के मसल सेल्स हैं, ये अलग टाइप के मसल सेल्स हैं, ये अलग टाइप के मसल सेल्स हैं, लेकिन सिमिलैरिटी क्या है? तीनों ही टाइप के सेल्स लंबे लंबे हैं और पतले पतले से हैं, तो इनको अपन मसल फाइबर्स बोलते हैं। इनका शेप देखो सिलेंड्रिकल है, इनका भी थोड़ा बहुत शेप सिलेंड्रिकल ही है देखो, लेकिन यहाँ पर देखो ये ब्रांच्ड है, इनकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। इनका शेप तो बेटा अलग ही है। इनका शेप तो आप इस शेप को बेसिकली अपन स्पिंडल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप, यानी कि बीच में से मोटा और साइड साइड से पतला, ठीक है। तो इसको अपन स्पिंडल शेप्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है बेटा? मसल फाइबर्स हैं, मसल सेल्स हैं, लंबे लंबे हैं, एलोंगेटेड हैं और पतले पतले हैं। ये अनब्रांच्ड हैं, इनकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, और ये स्पिंडल शेप्ड है। ये वाले जो मसल सेल्स हैं बेटा, ये जो मसल्स बनाते हैं वो मसल्स हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तो ये सब स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब किसके बने बेटा? मसल्स के ही बने। और उन मसल्स के सेल्स ऐसे नजर आते हैं। हार्ट भी क्या है बेटा अपना? दिल भी क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर ही है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का ही बना हुआ है। उस मसल, मतलब वो वाली मसल्स जो हमारे हार्ट को बनाती हैं, उनके सेल्स देखो वैसे दिखते हैं। हमारे जो हाथ पांव की जो बेटा मसल्स होती हैं, उनको बनाने वाले सेल्स देखो वैसे दिखते हैं। तो अलग अलग शेप होता है बेटा। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि मैम शेप मतलब ऐसे कैसे, ना, शेप अलग अलग। अच्छा, शेप भी अलग क्यों हो रहा है? हमने ये तो बोल दिया कि सेल्स का नंबर वेरी करेगा फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, कि अगर छोटा ऑर्गेनिज्म में तो कॉमन सेंस वाली बात है, उसकी बॉडी में सेल्स का नंबर कम होगा। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता जाएगा उसकी बॉडी में सेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा। लेकिन सेल्स का जो शेप वेरी कर रहा है वो क्यों हो रहा है? सेल्स का शेप वेरी क्यों कर रहा है बेटा? क्योंकि हमारी बॉडी में कई तरह के काम चलने हैं, कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म होने हैं। बात को समझना बच्चों, हमारी बॉडी में ना कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म होने हैं, काम चलने हैं बॉडी में। तो सेल्स बोलते हैं कि भाई अगर हमें ये वाला काम करना है ना, तो फिर हमें एक अलग टाइप का शेप चाहिए होगा, तब हम ये काम कर पाएंगे। जैसे मान लो कि तुमको मैं बोलूं कि बेटा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैलीग्राफी लिखनी है, कैलीग्राफी करनी है, तो आप बोलोगे कि मैम अगर आप हमसे कैलीग्राफी करवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको हमें कैलीग्राफी वाला पेन ला करके देना होगा, तब जा करके हम वो वैसे लिख पाएंगे। नॉर्मल पेन से कैलीग्राफी नहीं की जाती है। मैं तुम्हें बोलूँ कि बेटा तुमको बढ़िया सा पोस्टर बनाना है, तो आप बोलोगे कि मैम पोस्टर बनाने के लिए आपको हमको कम से कम स्केच पेन या वो जो वो नहीं होता है कलर
लिक्विड वाले क्या बोलते हैं उनको, वो लाके पोस्टर कलर आपको लाके देने पड़ेंगे, तब जाकर के पोस्टर बनेगा। ये पेंसिल कलर से जो है ना पोस्टर नहीं बनता। तो ऐसे ही सेल्स भी बोलते हैं। देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। अब इन सेल्स को हम बोलेंगे कि सुनो तुम्हें ये काम करना है, तो सेल्स बोलेंगे कि भाई अगर हमें वो काम करना है ना तो हमें उसके लिए कुछ अलग सा शेप चाहिए होगा। तो हम बोलेंगे ठीक है भैया, तुम्हें अगर ये काम करने के लिए अलग सा शेप चाहिए तो तुम लोग वो अलग सा शेप अक्वायर कर लो, तो सेल्स का शेप अलग हो जाता है। जैसे कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, है ना, जो ये वाले सेल्स हैं अपने, जो ये वाले सेल्स हैं न्यूरॉन्स, इनका शेप ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका काम क्या है बेटा, कि जो भी चेंज हो रहा है बॉडी के अंदर या बाहर, उस चेंज की जानकारी सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन तक लेकर के जाना। और फिर ब्रेन क्या करेगा, जो भी ऑर्डर बनाएगा, जो भी डिसीजन लेगा, उस डिसीजन को सिग्नल के फॉर्म में जो है ना मसल्स तक लेकर के जाना। न्यूरॉन्स का ही काम होता है। इसलिए देखो ये ऐसे लंबे लंबे होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मधुमक्खी आके बैठी है, तो ये चेंज हुआ। अब इस चीज की जो जानकारी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सिग्नल के फॉर्म में कहाँ जाएगी? ब्रेन के पास जाएगी। ब्रेन क्या करेगा? इस इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करेगा कि अरे पिछले बार आकर के बैठी थी, काट के गई थी, ओ भाई भाई दोबारा आके बैठ गई है, इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा वरना ये फिर काट के जाएगी। तो ब्रेन का ये जो डिसीजन है ये कहाँ जाएगा? इस हाथ की मसल्स के पास जाएगा, ताकि मसल्स क्या करें, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करें, ताकि हम अपने हाथ को ऐसे ऐसे शेक करें और वो मधुमक्खी जो है वहां से उड़ जाए। तो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाना, ब्रेन का जो डिसीजन है वो सिग्नल के फॉर्म में हाथ की मसल्स तक लेके जाना, बेटा ये काम किसका होता है? न्यूरॉन का होता है। इसलिए देखो इनका शेप कैसा है, कुछ इस तरीके का है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में सेल्स का जो अलग अलग शेप है वो क्यों है? क्योंकि उनको अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। सेल्स अगर कोई एक डेफिनेट शेप अक्वायर करते हैं तो वो फंक्शन के कारण, कि उनको एक अलग सा फंक्शन परफॉर्म करना होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, एक अलग सा शेप अक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये प्लांट सेल्स तुमको यहां पर नजर आ रहे हैं, ये प्लांट सेल्स है। देखो ये भी एक तरह, ये यहां पर तुमको दो प्लांट सेल नजर आ रहे होंगे, ये भी एक प्लांट सेल है, ये भी एक प्लांट सेल है। देखो शेप अलग अलग है कि नहीं है? इनका काम ऐसा है इसलिए इनका शेप ऐसा हो रहा है। तो काम के हिसाब से क्या होता है बेटा, सेल्स का शेप वेरी करता है। ठीक है, अब जैसे कि तुमको मैंने बताया कि हमारी बॉडी में बड़े सारे सेल्स हैं, हमारी बॉडी में बड़े सारे सेल्स हैं। तो और बॉडी में क्या होना है भाई, बॉडी को अगर जिंदा रखना है तो उसके लिए फंक्शंस परफॉर्म होने चाहिए, लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करनी चाहिए ना, तब जाके तो हम जिंदा रह पाएंगे। और ये लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करता कौन है? बॉडी के सेल्स ही करते हैं। अब बेटा दिमाग लगाओ, अगर बॉडी का, जैसे हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, अब ये बिलियंस ऑफ सेल्स बेटा, हर एक सेल अगर हर एक काम करे, मेरी बॉडी का अगर हर एक सेल बोले कि मैम मैं तो डाइजेशन भी करूंगा, मैं तो अब्जॉर्प्शन भी करूंगा, मैं तो जो है ना रेस्पिरेशन भी करूंगा, मैं एक्सक्रीशन भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, तो भाई मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी ना। मतलब मेरी बॉडी में तो बहुत ही भयंकर सिचुएशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी का हर एक सेल क्या कर रहा है, हर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और मेरी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा है, होने वाला है, और तुम्हारी ही क्लास में अकेले कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। 100 बच्चों ने बोला कि मैम हम तो हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। सारे के सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हम डांसिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम सिंगिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम डिबेट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो भाई तुम्हारी तो जो तुम्हारी क्लास टीचर है वो तो चक्कर खा के गिर जाएगी कि क्लास में 100 बच्चे, और 100 बच्चे अगर सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये एनुअल फंक्शन तो पूरे साल चलेगा। लिटरली एनुअल फंक्शन बन जाएगा, वो पूरे साल चलेगा कि डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है और 100 बच्चे क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक डांस करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए तुम्हारी टीचर क्या करती है, उन 100 बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है ना, 100 बच्चों को वो ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है, और फिर हर एक ग्रुप को एक पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मैडम दे देती हैं। जैसे कि इस ग्रुप में जो भी बच्चे हैं उनको तुम्हारी मैडम बोलेंगे कि सुनो तुम लोग क्या करोगे, मिल करके डांस करोगे, है ना, ग्रुप डांस करोगे। अब देखो बेटा इतने सारे बच्चे मिलकर के एक अगर डांस परफॉर्म करेंगे तो वो डांस कितना बढ़िया होगा। फिर इस ग्रुप के जो बच्चे हैं इनको तुम्हारी मैडम ने बोला कि भाई तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग आ करके गाना गाओगे। तो जरा सोचो इतने सारे बच्चे जब मिल करके एक गाना गाएंगे तो वो कितना सुंदर गाना गाएंगे, है ना। इस ग्रुप के सारे बच्चों को बोला कि भैया तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग मिल करके एक पोस्टर बनाओगे। तो जरा सोचो इतने सारे बच्चे जब मिल करके एक पोस्टर पर काम करेंगे तो वो पोस्टर कितना बढ़िया बनेगा। तो टीचर ने क्या करा, काम बांट दिया ना, बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड किया और फिर हर एक ग्रुप को एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दे दी, ताकि हौश पौश ना हो,
काम बांट दिया, इसको अपन बोलते हैं बेटा डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन मतलब बांटना, लेबर मतलब काम। कि टीचर ने क्या करा, बच्चों के बीच में काम को बांट दिया ताकि हर एक काम, हर एक फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म हो। ऐसा ही बेटा हमारी बॉडी में भी होता है। हमारी बॉडी में भी इतने सारे सेल्स हैं, तो सारे सेल सारे काम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बॉडी में जो इतने सारे सेल्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर एक ग्रुप जो बनता है सेल्स का बेटा, उस ग्रुप को अपन बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, तो बॉडी में बहुत सारे सेल्स, सारे सेल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, हर एक ग्रुप को क्या नाम दिया, टिश्यू नाम दिया। ठीक है, फिर बहुत सारे टिश्यूज भी बन गए बॉडी में। अब बहुत सारे टिश्यूज में से कुछ ऐसे टिश्यूज दिखे जो ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार जैसे मान लो कि इतने सारे टिश्यूज हैं, ठीक है, ये सारे टिश्यूज हैं बेटा, इतने सारे टिश्यूज में से जो ये वाले टिश्यू हैं ये ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं। तो हमने बोला कि यार अगर ये सेम काम कर रहे हैं तो एक काम करते हैं ना, इनको एक अलग से ग्रुप में, मतलब इनका एक अलग से ग्रुप बना देते हैं, क्योंकि ये मिलकर के ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहे हैं, तो इनका अलग से ग्रुप बना देते हैं। तो टिश्यूज के इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्गन बोलेंगे। सेल्स के ग्रुप को बोलेंगे टिश्यू, और टिश्यूज के ग्रुप को क्या बोलेंगे, ऑर्गन। तो अपनी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं कि नहीं होते, जैसे कि अपना स्टमक ऑर्गन है, ये किससे बना हुआ है, टिश्यूज का बना हुआ है। वो टिश्यूज जो ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे थे, तो उनको उठा करके एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया, ऑर्गन नाम दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन बन गए। फिर ये देखा कि यार इतने सारे ऑर्गन्स में से ऐसे भी कुछ कुछ ऑर्गन्स हैं जो ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं, तो सेम काम करने वाले ऑर्गन्स को भी क्या करते हैं, एक अलग से ग्रुप में बांध देते हैं, और उस ग्रुप को फिर हमने क्या नाम दिया, ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा क्या है, बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक टाइप का ऑर्गन सिस्टम ही है, इसमें फूड पाइप आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर। तो ये पूरा क्या बन गया बेटा, तुम्हारी बॉडी का ऑर्गन सिस्टम बन गया, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। उसमें वो सारे ऑर्गन्स आ गए जो ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं, दैट इज डाइजेशन। तो इसे अपन बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की बॉडी में बहुत सारे सेल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया, नाम दिया टिश्यूज। टिश्यूज जो सेम काम कर रहे थे उनको एक अलग से ग्रुप में कर दिया, उस ग्रुप को हमने नाम दिया ऑर्गन। बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स आ गए, वो ऑर्गन्स जो कि सेम काम कर रहे हैं उनको अलग से ग्रुप में बांध दिया, उस ग्रुप को हमने क्या बोला, ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी बन जाती है अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से। ठीक है, इतना आ गया समझ में तुम सभी को? ऑल राइट, तो यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ ही गई हैं। तो अब एक काम करते हैं ना बेटा, यहां तक की आपकी एनसीईआरटी बुक की रीडिंग लगा लेते हैं, क्योंकि देखो वन शॉट का असली जो पर्पस है वो क्या है, कि पूरे चैप्टर को एक साथ रिवाइज करना अलोंग विद एनसीईआरटी रीडिंग। चलो यहां पर देखो बेटा, इन 1665 अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक, साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है बेटा, भूलना नहीं है, रॉबर्ट हुक। ईयर भी याद रखना है 1665। पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया, उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, he was a careful observer and a skilled artist. In this book he showed detailed drawings of tiny things that people had never seen before, things he saw using a tool we now call a microscope. His microscope made things look 200 to 300 times bigger. देखो बेटा, माइक्रोस्कोप का काम ही होता है कि आप किसी भी चीज को अगर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तो वो क्या करेगा, माइक्रोस्कोप उस चीज की एक बड़ी एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड इमेज बना करके आपको देगा, ताकि आप उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर सको, उसको आप अच्छे से एनालाइज कर सको। सो दैट क्या था, हाँ, हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 times bigger than what one could see with the unaided eye. One day he looked at a thin slice of cork and saw it was made of many small empty spaces. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉर्क की थिन स्लाइस को जब उन्होंने देखा अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई इसमें तो क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स हैं और रूम्स हैं। और लोगों को ये बात एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इस चीज को रिलेट किया किसके साथ, हनी कोम के साथ, मधुमक्खी के छत्ते के साथ, कि जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स होते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही टाइनी रूम्स या कंपार्टमेंट्स नजर आए कहाँ, कॉर्क की इस पतली सी स्लाइस में। और बाद में जाकर के उन्होंने इन्हीं कंपार्टमेंट्स या रूम्स को नाम किसका दिया, सेल्स का। ठीक है, so one day he looked at a thin slice of cork and saw it was made up of many small empty spaces. These compartments reminded him of honeycomb. He drew
what he saw and called each small space a cell. This was the first time the word cell was used in science to describe the basic unit of life. पहली बार ऐसा हुआ था बेटा कि लाइफ की बेसिक यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए किसी टर्म का इस्तेमाल किया गया था. वो टर्म क्या था? सेल. Around the same time in 1660s, Anton van Leeuwenhoek, जो कि एक डच साइंटिस्ट थे, वो आए एंड मेड बेटर लेंसेज. उनके पास थोड़े से बेटर क्वालिटी के बेटर टेक्नोलॉजी के माइक्रोस्कोप आ गए थे. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया, ब्लड सेल्स. तो सबसे पहले जो लिविंग सेल्स हैं बेटा, वो तो लीवेनहुक ने ही देखे थे. रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को डिस्कवर किया था. ठीक है, तो घर के पीछे तालाब था, तालाब के पानी को उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उसमें उनको बैक्टीरिया दिख गए. अपने ही ब्लड सैंपल को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो उसमें उनको अपने ब्लड सेल्स दिख गए. ठीक है, इसीलिए उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, किसको? लीवेनहुक को. चलो आगे बढ़ते हैं. यू हैव ऑब्जर्व्ड द सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स. ओके, अब यहां पर आपको एक सेल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जा रहा है, कंपोनेंट्स बताए जा रहे हैं. अ थिन आउटर लाइनिंग, अ सेंट्रल रीजन एंड अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट. द आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. जो कवरिंग होती है सेल की बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन. द राउंड स्ट्रक्चर जो कि मिडिल में पाया जाता है सेल के, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस. अच्छा, एक चीज और बेटा, न्यूक्लियस के अराउंड भी उसकी कवरिंग होती है जिसको अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. सेल के अराउंड उसकी कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अराउंड उसकी कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये टर्म आपकी एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट ये बोला गया कि हाँ मेम्ब्रेन तो होती है. द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस किससे भरी होती है? साइटोप्लाज्म से. दीज 3 सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल. ये बेटा तीनों क्या होते हैं? सेल, किसी भी सेल के बेसिक पार्ट्स होते हैं. मतलब सेल का शेप, साइज, स्ट्रक्चर कुछ भी क्यों ना हो, ये 3 कंपोनेंट्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हर सेल में. अच्छा, अगर हम बात करेंगे बेटा प्लांट सेल्स की, तो उनमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक और लेयर पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं. जैसे कि ये आपका प्लांट सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई. ये सेंट्रल वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियस को साइड में धक्का दे दिया इसने. ठीक है, और ये इधर पे पूरा साइटोप्लाज्म है. ठीक है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है. तो ये जो आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रही है बेटा रेड वाली, इसके बाहर की तरफ एक और लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल. क्या बोलते हैं बेटा? सेल वॉल. एनिमल सेल्स में नहीं होती है, जैसे आपके, मेरे और जो बाकी एनिमल्स है ना, उनके सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है. हमारे सेल्स में तो, मतलब एनिमल सेल्स में तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन ही होती है. बट देयर आर सर्टेन सेल्स जैसे कि प्लांट सेल्स, फंगस के सेल्स, बैक्टीरिया वाले सेल्स, मतलब बैक्टीरिया के सेल्स. ठीक है, इनमें सेल वॉल भी पाई जाती है और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है. ठीक है, और हमेशा बेटा ध्यान रखना, सेल वॉल अगर किसी सेल में है तो वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ही होगी. कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर सेल वॉल. नहीं, सेल वॉल हमेशा बाहर ही रहेगी. What is the importance of these structures in a cell? What functions do they perform? Are these functions important for the maintenance of life? The cell membrane क्या करती है? Encloses the cytoplasm and nucleus. ठीक है भाई, देखो कवर का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का. आप अपने कॉपी किताबों पे कवर लगा के रखते हो, है ना, ताकि वो कवर आपकी कॉपी किताबों को एक पूरे साल प्रोटेक्टेड रखे. कि मान लो कि आप पढ़ रहे हो और साथ में खा भी रहे हो, तो खाना खाते खाते अगर गलती से खाना आपने अपनी किताब पर गिरा लिया तो उसका जो कवर होगा ना, वो प्रोटेक्ट करेगा कि भैया पेजेस खराब ना हो जाए. भले ही कवर खराब हो जाए, वो तो चेंज हो जाएगा, बट बुक खराब नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पर भी वही है बेटा. द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम द अनदर. इट इज पोरस. पोरस का मतलब क्या होता है बेटा? इसमें ना आप ये समझ लो कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंसेस सेल के अंदर भी जा पाते हैं और सेल के बाहर भी निकल पाते हैं. जैसे कि मान लो ये जो सेल है, इसके अंदर ऑक्सीजन जानी है या पानी जाना है, तो कैसे जाएगा? ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, सेल मेम्ब्रेन बोलेगी कि देखो, सेल मेम्ब्रेन ना बहुत ज्यादा समझदार होती है बेटा. वो चुन चुन के चीजों को सेल के अंदर जाने देगी और चुन चुन के चीजों को सेल के बाहर निकलने देगी. जैसे कि पानी है, पानी तो जरूरी है,
तो ये सेल मेम्ब्रेन को पता है, तो वो क्या करेगी, वो बोलेगी पानी को कि हाँ पानी तुम हमें क्रॉस करके सेल के अंदर जो है जा सकते हो, ठीक है, हमें क्रॉस करके यानी कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके तुम सेल के अंदर जा सकते हो। मान लो कि सेल के अंदर पानी ज्यादा है, उसको बाहर निकलना है, तो सेल मेम्ब्रेन बोलेगी कि हाँ ठीक है, पानी क्या कर सकता है, मुझे क्रॉस करके सेल के बाहर भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पानी को तो इसने क्रॉस करने दिया अपने आप को, ठीक है। लेकिन मान लो यहां पर क्या है, एक पॉइजन है, ठीक है। हो सकता है बेटा तुम्हें यहां पर कुछ शोर समझ में आ रहा हो, सुनाई दे रहा हो मेरी आवाज के साथ साथ, तो बुरा मत मानना बेटा, ठीक है। मान लो यहां पर कोई पॉइजन हो, ठीक है, ऐसा कोई गंदा सा पॉइजन हो, ये बोले कि मुझे सेल के अंदर जाना है, तो सेल मेम्ब्रेन इसको जाने देगी क्या? नहीं। मैंने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन बहुत समझदार होती है, उसको पता है कि हर चीज सेल के अंदर जाने लायक नहीं होती है, तो ये बोलेगी कि खबरदार, जो तुमने हमें क्रॉस करने की कोशिश करी है हम नहीं करने देंगे, आए बढ़े। मान लो कि सेल ने कुछ बहुत ही जरूरी सब्सटेंस बना के रखा हुआ है, और अगर वो सेल के बाहर निकलने की कोशिश करे तो सेल मेम्ब्रेन उसको रोक देगी कि ना 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 ना, तुम इतने मुश्किल से बने हो सेल के अंदर, तुम्हारी जरूरत है सेल के अंदर, तुम जो है बाहर मत निकलो। कहने का मतलब ये बेटा कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंसेस आ जा सकते हैं, लेकिन चुन चुन के ही ये सब्सटेंसेस को सेल के बाहर निकलने देगी या सेल के अंदर आने देगी। सो इट इज पोरस एंड अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल्स असेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, कि अगर कुछ कचरा इन्होंने बना के रखा होगा सेल्स ने, तो वो कचरा वेस्ट जो है वो सेल के बाहर निकल सकता है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। देन साइटोप्लाज्म, इसमें तो मैंने आपको बताया ही है कि जो बेसिक जो सेल की जो एक्टिविटीज होती है, जो फंक्शंस होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। सो कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड कंपाउंड्स सच एज कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, ये सब चीजें साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस कहाँ होती हैं बेटा? विद इन द साइटोप्लाज्म ही होती हैं। ये प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस, मतलब स्ट्रक्चर के बीच में आपको डिफरेंसेस बताए गए हैं। Okay, now cells in all parts of plant have tiny rod structures called plastids. जैसा कि अपन ने डिस्कस किया कि साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं बेटा, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लास्टिड्स की बात की जा रही है। प्लांट सेल्स में एक टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का भी एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिनमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। यही पिगमेंट क्या करता है, प्लांट बॉडी को ग्रीन कलर देता है और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। बेटा पूरी प्लांट बॉडी तो हरी नहीं होती है, हाँ प्लांट की बॉडी में आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं ग्रीन कलर आपको देखने को नहीं भी मिलेगा। तो वो जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट बॉडी के, वहां पर भी प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, बट वहां पर ये कुछ स्टोर करने का काम करेंगे, उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा वहां पर, ठीक है। फिर प्लांट सेल्स also have, okay, now plant cells also have large empty looking space, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। This helps the plant cell store important substances, get rid of waste and maintain the shape of the cell। जैसा कि मैंने देखो आपकी एनसीईआरटी में भी देखो दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है बीच में एक बड़ा सा, ये प्लांट सेल है, ठीक है, और देखो इसके सेंटर में एक बड़ा सा आपको वैक्यूल दिख रहा होगा, दिस इज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस स्टोर रहते हैं, कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस भी इसमें आकर के स्टोर हो जाते हैं, और ये एक तरीके से सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी दे रहा है प्लांट सेल को। क्यों? इतना बड़ा है ना बेटा, तो ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी देगा प्लांट सेल को। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इसी में स्टोर होते हैं, गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी देगा प्लांट को। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स जनरली एब्सेंट होते हैं, होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं और बहुत कम होते हैं, ठीक है। चलो, these small vacuoles store certain substances dissolved in water. So cell is not just a simple bag of liquid, उसमें बहुत कुछ चीजें होती हैं बेटा। It is a complex structure made up of many different parts, each with its own special function to allow the cell and in turn the entire organism to work. फिर उसके बाद में नेक्स्ट वही वाला पॉइंट आ गया कि सेल के शेप और नंबर में आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ ह्यूमन आर शोन इन फिगर 2.6a, ठीक है, विच ओके, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस यू सी इन देम। अ मसल सेल का शेप देखो कैसा होता है, स्पिंडल, ये मैंने आपको बताया स्पिंडल शेप का मतलब क्या है, बीच में से मोटा और साइड साइड में पतला। वाइल जो नर्व सेल होता है, न्यूरॉन, लंबा सा होता है, उसकी ब्रांचेस होती हैं। सिमिलरली सम सेल्स
राउंड होते हैं शेप के, जैसे कि मैंने आपको ब्लड सेल्स दिखाए, while others are long and thin. The number of cells also varies in different organisms. Why do cells look so different from each other? Does the shape and structure of a cell relate to its function? The unique shape, size and structure of cells help them to carry out their specific functions. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम कुछ सेल्स को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें ये वाला स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है, तो सेल्स की भी डिमांड हो जाएगी कि भाई अगर हमें ये वाला काम करना है ना, तो हमारे पास एक अलग सा कुछ शेप होना चाहिए। बात आ रही है समझ में? शोर सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? कोई बात नहीं बेटा, बर्दाश्त कर लो, सह लो, ठीक है। तो अगर आप कुछ सेल्स को बोल रहे हो कि भाई तुम्हें ये वाला स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है कर तो लेंगे, लेकिन ये काम करने के लिए हमारे पास एक अलग सा शेप होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ठीक है भैया तुम्हारी मर्जी, भाई तुम्हें ही काम करना है, अगर तुम बोल रहे हो कि ये काम करने के लिए अलग सा शेप चाहिए तो ले लो, क्या कर सकते हैं, मना थोड़ी ना करेंगे। But how do these cells help in performing various functions in the body? Let us find out. Activity 2.3 जिसमें कि अपन ने चीक सेल्स निकाले थे कॉटन स्वाब से, ठीक है। वो सेल्स कैसे थे बेटा? थिन थे, फ्लैट थे। They form a protective lining on the inner surface of the cheek. जो अपने चीक सेल्स होते हैं वो एकदम चपटे चपटे से फ्लैट से होते हैं। क्यों? वो एक पतली सी लाइनिंग बनाते हैं अपने चीक की, ठीक है। नर्व सेल्स जिनको अपन न्यूरॉन्स बोलते हैं, इनका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन तक लेकर के जाना, फिर ब्रेन जो भी डिसीजन, जो भी ऑर्डर निकालेगा उसको सिग्नल के फॉर्म में जो है मसल्स तक लेकर के आना। तो बेटा इतना सिग्नल को, मतलब ये समझ लो कि सिग्नल को ब्रेन तक लेकर के आना और जो ब्रेन का डिसीजन है वो भी सिग्नल के फॉर्म में लेकर के जाना, तो ये लाने ले जाने का जो काम है बेटा न्यूरॉन्स का, इस चक्कर में इनका जो शेप है वो कुछ ऐसा लंबा सा हो जाता है, ब्रांच्ड टाइप का हो जाता है, ठीक है। सो नर्व सेल्स ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी। जो इनका इलोंगेटेड शेप है, जो ब्रांच्ड इनका स्ट्रक्चर है, हेल्प देम रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पास ऑन मैसेजेस क्विकली। सिमिलरली प्लांट सेल्स ऑल्सो शो वेरिएशन इन प्लांट्स टू। सेल्स में बी रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड, ओवल और ट्यूब लाइक भी हो सकते हैं। मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई है। सम प्लांट सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स that help carry water throughout the plant. You have already studied the digestive system in grade 7. पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। Different parts of the digestive system are made up of different types of cells. A group of muscle cells are present in the food pipe. These cells contract and relax in a wave-like manner, pushing the food down to the stomach. This movement is possible because muscle cells क्या होते हैं बेटा? पतले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। मैंने बताया ना कि मसल सेल्स को अपन मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। क्यों? जैसे धागे होते हैं लंबे लंबे पतले पतले, वैसे ही मसल सेल्स भी क्या होते हैं? लंबे लंबे पतले पतले होते हैं। और इसी तरीके से क्या होता है, वो मतलब फ्लेक्सिबल भी होते हैं। तो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो रिदमिक तरीके से तो जो आपकी मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी। मूवमेंट जो है वो बेसिकली पॉसिबल हो पाएंगे। जैसे कि मुझे अगर अपना हाथ ऐसे से नहीं, ऐसे से ऐसा करना है, ठीक है। अगर मुझे अपना हाथ, मान लो मेरा हाथ ऐसे है, ठीक है, मुझे अपने हाथ को ऐसे से ऐसा करना है, अंदर लेकर के आना है, तो पता है क्या होगा? जो मेरी ये वाली जो मसल है ना बेटा, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? मुझे अपने हाथ को ऐसे से ऐसे लेके आना है अंदर की तरफ, इसको मुझे ऐसे बेंड करना है, तो जो मेरी ये वाली मसल होगी ना, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिससे कि मेरा हाथ अंदर आ जाएगा। और अगर मुझे अपने हाथ को ऐसे से बाहर खोलना है, तो फिर जो ये वाली मसल है नीचे वाली, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। नीचे वाली मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिससे कि मेरा हाथ ऐसे खुल जाएगा। तो बेटा ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं बॉडी में, किसके कारण हो पा रहे हैं? मसल्स के कारण ही हो पा रहे हैं। मसल्स जिन मसल सेल्स के बने हैं वो रिदमिक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं। द स्टमक ऑल्सो हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स for performing different functions. Muscle cells in the stomach wall help churn the food. Other cells जो lining में होते हैं stomach के, वो digestive juices बनाते हैं and acid and help break down the food. All these cells work together ताकि digestion possible हो। चलिए फिर यहाँ पर हम organ level मतलब level of organization की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि the body of living organism is organized in a complex way. Cell is the basic unit of life. Just like the bricks is the basic unit of wall. A group of similar cells क्या करते हैं, जो कि सिमिलर टाइप के होते हैं, वो बना लेते हैं टिश्यू। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन एंड सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर लाइक an organ system.
that performs a major function in the body. All the organ systems together क्या करते हैं, एक complete organism को बना लेते हैं. These levels of organization help us understand how simple building blocks like cells together क्या कर सकते हैं, complex human being की body को या living being की body को बना सकते हैं. The life of a complex living organism begins with a single cell. ये वही वाली बात हो गई जो मैं आपको समझा चुकी हूं कि माना कि हमारी बॉडी में अभी क्या है, बड़े सारे सेल्स हैं, लेकिन जब हमारे जीवन की शुरुआत हुई थी बेटा तो वो एक सिंगल सेल से ही हुई थी. मम्मी की बॉडी का एक स्पेशल टाइप का सेल आता है, पापा की बॉडी से भी एक स्पेशल टाइप का सेल आता है. दोनों सेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्या, जाइगोट, है ना. आपकी एनसीईआरटी बुक इसको एग बोलती है, तो अभी के लिए आप इसको एग ही मानो कि मम्मा की बॉडी से आया एक स्पेशल टाइप का सेल, पापा की बॉडी से आया एक स्पेशल टाइप का सेल, दोनों सेल्स फ्यूज हो गए, एक स्पेशल टाइप का सेल बन गया जिसको अपन ने एग बोला. अब ये जो एग है बेटा, इसके पास एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है डिवाइड करने की. मतलब ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा. ये डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने से नए सेल्स बनेंगे, जो नए सेल्स बन रहे हैं वो भी डिवाइड करेंगे, उनके डिवाइड करने से और नए सेल्स बनते जाएंगे, और देखते ही देखते इन डिविजन्स के थ्रू बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे. फिर इन बहुत सारे सेल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, टिश्यूज बन जाएंगे. इन टिश्यूज को भी ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, ऑर्गन्स बन जाएंगे. ऑर्गन्स को भी ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा तो ऑर्गन सिस्टम्स बन जाएंगे, और उन ऑर्गन सिस्टम से क्या होगा, एक एंटायर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाएगी. ठीक है, तो चाहे कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, बॉडी में बहुत सारे सेल्स हो, जीवन के तो बेटा उसकी भी शुरुआत सिंगल सेल से ही हुई होगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं. यहां पर बस वही चीज आपको एक्सप्लेन की जा रही है. नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है बेटा जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपन माइक्रोब्स भी बोलते हैं. और सवाल ये है कि यार ये क्या है, मतलब क्या है माइक्रोब्स, क्यों बोल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? क्योंकि बेटा देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको ऐसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो. क्यों, आंखें खराब हो गई? नहीं, आंखें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमारी आंखें भी बेटा एक रेंज तक ही देख पाती है ना, साइज के एक रेंज तक ही चीजों को देख पाती हैं. अगर रेंज के बाहर वो चीज चली गई तो आंखें उन्हें नहीं देख पाएंगे. भाई हमारी आंखें हैं, माइक्रोस्कोप थोड़ी ना है. ठीक है, तो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो साइज में इतने छोटे होते हैं कि वो नेकेड आई से दिखते ही नहीं है. उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना ही पड़ता है. तो इसीलिए उन ऑर्गेनिजम्स को उनकी छोटी साइज के हिसाब से नाम देते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, और शॉर्ट में इनको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं. और बेटा हर कहीं माइक्रोब्स हैं. जो आपकी सराउंडिंग एयर है, मैं जहां पर खड़ी हूं, मेरे आसपास जो हवा है इसमें भी माइक्रोब्स हैं. आप बोलोगे हाँ मैम आपके आसपास की हवा में माइक्रोब्स है, तो तुम अपने घर में बैठ के देख रहे हो वीडियो, तुम्हारे घर में भी जो तुम्हारे आसपास हवा है बेटा उसमें भी माइक्रोब्स हैं. हर जगह माइक्रोब्स फैले होते हैं, पानी में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, हवा में होते हैं, कपड़ों पे भी लगे हुए हैं, हमारी स्किन पर भी बैठे हुए हैं, बॉडी के अंदर भी माइक्रोब्स हैं. आप बोलो मैम बॉडी के अंदर माइक्रोब्स? हाँ, तुम्हारा जो गट है, तुम्हारी जो इंटेस्टाइन है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन मान लो, वहां पर ना कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं. आप बोलोगे कि तौबा तौबा मैम बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं इंटेस्टाइन में, अब क्या करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे? नहीं, वो बैक्टीरिया अच्छे वाले, गुड बैक्टीरिया, अगर आपने कभी नाम सुना हो, वो बैक्टीरिया अच्छे होते हैं क्योंकि वो हमारी गट की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो वो हमारे लिए तो यूजफुल है. तो कहने का मतलब यह है कि माइक्रोब्स आर एवरीवेयर, हर कहीं होते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, पेड़ पर, बॉडी के अंदर हर कहीं माइक्रोब्स होते ही होते हैं. ठीक है, अब ये बेसिकली माइक्रोब्स करते क्या हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूं. ये माइक्रोब्स बेटा डिकम्पोजिशन का काम करते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज डिकम्पोजिशन? यहां पर देखो, सबसे पहले माइक्रोब्स क्या करेंगे बच्चों, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं. अब डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, मान लो कि एक सब्सटेंस है बेटा. ठीक है, मान लो कि एक सब्सटेंस है, ये रहा कोई सब्सटेंस, और ये बना हुआ है मॉलिक्यूल्स का. ठीक है, ये बना हुआ है मॉलिक्यूल्स का कुछ इस तरीके से, ये देखो, तो ये रहा सब्सटेंस और ये बना हुआ है मॉलिक्यूल्स का. ये जो आपको दिख रहे हैं राउंड राउंड, ये मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने मिलकर के सब्सटेंस को बनाया है. अब क्या होगा, अब होगा ये कि माइक्रोब्स आएंगे और इसके ऊपर अटैक कर देंगे. माइक्रोब्स आएंगे मतलब वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आएंगे और इस सब्सटेंस के ऊपर अटैक कर देंगे. अटैक करने का मतलब क्या है कि आपको ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं,
जिन्होंने मिलकर के ये सब्सटेंस को बनाया है, बेटा ये माइक्रोब्स आकर के इन्हीं मॉलिक्यूल्स को तोड़ने लग जाएंगे। मैं आप लिख भी देती हूं कि दीज आर मॉलिक्यूल्स। तो इन मॉलिक्यूल्स जो मिलकर के ये सब्सटेंस बना रहे हैं, उन्हीं को आकर के ये माइक्रोब्स, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बेटा ये आकर के इन्हीं को तोड़ने लग जाते हैं। अब तुम अपना दिमाग लगाओ, अगर कोई चीज टूट रही है तो कुछ बनेगा भी। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इसको मैं तोड़ूं तो इसके कुछ छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो यहां पर ऐसे ही कुछ हो रहा है कि सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आकर के माइक्रोब्स तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन करा रहे हैं, ब्रेक डाउन करा रहे हैं। तो क्या होगा? कुछ सिंपल और स्मॉलर सब्सटेंसेस बन जाएंगे, सिंपल एंड स्मॉलर सब्सटेंसेस बन जाएंगे। और बेटा इन्हीं सिंपलर एंड स्मॉलर सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स। क्या नाम दे देते हैं? न्यूट्रिएंट्स नाम दे देते हैं। अब ये कोई ऐसा टर्म नहीं है कि जो तुम जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो कि मैम न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। पहले भी तुमने सुन रखे हैं, जैसे कि घर पे बोलते हैं ना कि बेटा बैलेंस डाइट लो, घर का खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, बाहर रेडी का खाना मत खाओ। क्यों? घर में जो खाना बनता है, पहली बात तो वो प्रॉपर हाइजीन के साथ बनता है, एकदम साफ सुथरा होता है, ठीक है। कोई भी गंदगी वंदगी होती है, मतलब साफ सफाई से बनता है। अगर तुम उसको खाओगे, घर का खाना खाओगे, ठीक है, तो तुम कभी भी जीवन में बीमार नहीं पड़ोगे। उसके अलावा वो अलग बात है। उसके अलावा घर का जो खाना होता है बेटा वो एकदम बैलेंस्ड डाइट होती है। मतलब उसमें कार्ब्स भी होते हैं, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, अच्छे फैट्स भी होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, पानी, ये सारी जो चीजें, जो सारे फूड कंपोनेंट्स हैं बेटा, ये घर के खाने में पाए जाते हैं। और इन्हीं चीजों की बेटा तुम्हारी बॉडी में जरूरत है। तुम्हारी बॉडी को कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए हैं, विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ये सारे बेटा न्यूट्रिएंट्स चाहिए तुम्हारी बॉडी को, तब जाकर के तुम्हारी बॉडी हेल्दी तरीके से ग्रो कर पाएगी, डेवलप हो पाएगी। और ये कहां पाए जाते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स? घर के खाने में पाए जाते हैं, है ना। तो ये नहीं बोल सकते कि मैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है। सुन रखा है तुमने, है ना, इनके बारे में तुम्हें बेसिक नॉलेज तो है ही। हाँ, तो हुआ क्या कि एक सब्सटेंस है जो कि मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, और माइक्रोब्स आए, ये आकर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं, उनका ब्रेक डाउन करवा देते हैं, और जिससे कि कुछ सिंपलर एंड स्मॉलर सब्सटेंसेस बन जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसी बेटा ब्रेक डाउन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीकॉम्पोजिशन। यहां पर जो सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, टूटने के बाद जो सिंपलर एंड स्मॉलर सब्सटेंसेस बन रहे हैं, इस एंटायर प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं? डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। ब्रेकडाउन को ही हम बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत बुरे हैं, ये तो बहुत बुरे हैं माइक्रोब्स, आकर के जो है ना सब्सटेंस को तोड़ दिया, उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया, कुछ अलग ही चीजें बना डाली, तो मैम ये तो बहुत बुरे हैं। हाँ बेटा, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो लिटरली बहुत बुरे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जिनके इस ब्रेकडाउन से, जिनके इस डिकम्पोजिशन से हमें फायदा भी होता है। ऐसा नहीं है कि बस ये बुरे ही बुरे काम कर रहे हैं। भाई देखो, काम तो इनका एक ही है, डिकम्पोजिशन का, ब्रेकडाउन का, लेकिन कभी हमारे लिए ये डिकम्पोजिशन अच्छा हो जाता है और कभी हमारे लिए ये बुरा हो जाता है। अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम ये जो यहां पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, इससे इनको क्या फायदा मिल रहा है? माइक्रोब्स को क्या फायदा मिल रहा है? हमारे लिए ये डिकम्पोजिशन, ये ब्रेकडाउन फायदेमंद है या नुकसान हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? इनको क्या मजे आ रही है तोड़ने में, ब्रेकडाउन करने में, डिकम्पोजिशन में? बेटा इनके लिए भी विन विन सिचुएशन है ना, इनको खाना मिल रहा है ना। ये जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को आकर के तोड़ रहे हैं ना, बेसिकली आप ये समझो कि ये इनका खाना है और खाने को ये तोड़ रहे हैं, तो इनको तो ये काम पसंद आएगा ही। भाई खाना किसको खाना पसंद नहीं आता? तुम्हें आता है कि नहीं आता? इनको भी आ रहा है, ये बोलेंगे हमारा तो ये खाना है, हम तो इसको आकर के तोड़ेंगे। और जो यहां पर जो सिंपलर स्मॉलर सब्सटेंसेस बन रहे हैं, थोड़े बहुत ये भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो ये तो बोलेंगे कि भाई हमें तो फायदे, हम तो खाना खा रहे हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा, हम तो खाना खा रहे हैं। जबकि इनके खाना खाने से कभी हमें नुकसान हो जाता है, कभी हमें फायदा भी हो जाता है। अब कैसे नुकसान होता है, कैसे फायदा होता है, आ जाओ अपन वो समझते हैं। मान लो कि अपने पास कोई फूड आइटम है, ठीक है, अपने पास कोई फूड आइटम है, यहां पर मेरे पास ब्रेड की फोटो है, आ जाओ मैं तुम्हें वो दिखाती हूं।
अच्छा, उसके भी पहले एक चीज मैं तुम्हें और बता देती हूं, इससे पहले कि हम ये देखें कि ये ब्रेकडाउन हमारे लिए फायदेमंद कैसे है, नुकसान वाला कैसे है। एक बात मेरी और सुन लो बेटा, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो सारे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक और कैटेगरी आती है ऑर्गेनिजम्स की जिसे अपन बोलते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिजम्स। फिर एक और कैटेगरी आती है ऑर्गेनिजम्स की जिसका नाम है फंजाई। क्या नाम है, फंजाई। इस कैटेगरी में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको अपन फंगस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और कैटेगरी आती है ऑर्गेनिजम्स की अलगी, ठीक है, अलगी। अलगी की भी तुमको मैं फोटो दिखाती हूँ। ये तुमने कभी, अगर तुम किसी अपने घर के आसपास कोई तुम्हारे तालाब हो, ठीक है, उसके पानी के पास अगर तुम कभी गए हो, तुमने उसको देखा हो, तो देखो पानी के सरफेस पर ऐसा कुछ हरा हरा सा आ जाता है। पानी के सरफेस पर कुछ ऐसा हरा हरा सा आ जाता है। ये तुमको जो दिख रहा है बेटा, ये पूरा क्या है, ये अलगी है। और ये कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ये समझ लो कि पूरे ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया हुआ है, अपनी एक कॉलोनी बसाई हुई है पानी के सरफेस पर। दिस इज अलगी। और क्योंकि साइज में इतने छोटे हैं, तभी तो क्या बोल रहे हैं, माइक्रोब्स बोल रहे हैं ना, तो ऐसे नेकेड आई से देखेंगे नहीं, बस ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ हरा हरा सा पड़ा हुआ है। वो हरा हरा क्या है बेटा, वो ऑर्गेनिजम्स है, वो अलगी है, पूरी कॉलोनी बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो एक कैटेगरी ये भी हो गई, कहां थे हम, तो एक हो गई प्लांट्स, एक हो गए एनिमल्स, एक हो गए बैक्टीरिया, एक हो गए फंजाई, एक हो गए अलगी, ठीक है। एक और कैटेगरी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ऑर्गेनिजम्स की बेटा एक और कैटेगरी होती है जिसको अपन बोलते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के, मतलब बहुत सारे हैं, तो उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। वी हैव प्लांट्स, वी हैव एनिमल्स, वी हैव बैक्टीरिया, वी हैव फंगस, वी हैव अलगी एंड वी हैव प्रोटोजोअन्स आल्सो, ठीक है। चलो अब आ जाओ। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे लिए कभी कभी ये चीजें ब्रेकडाउन, जो डिकॉम्पोजिशन है, जो कि माइक्रोब्स करते हैं, ये फायदेमंद कभी कभी कैसे हो जाते हैं। तो देखो, जैसे अपने पास क्या है बेटा, ये ब्रेड है। आय हाय, कितनी गंदी दिख रही है ना। आप बोलोगे कि मैम आपने क्या इसमें कुछ स्पेशल टाइप का जैम लगा दिया है क्या, जैसे फ्रूट जैम होता है, मैंगो जैम होता है, वैसे ही कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स का भी जैम होता है क्या मैम, ये क्या लगा दिया है। बेटा मैंने लगाया नहीं है, यहाँ पर इस ब्रेड के ऊपर माइक्रोब्स आकर के ग्रो करने लग गए हैं। पता है कौन से माइक्रोब्स, अभी जो मैंने आपको जो इतनी कैटेगरीज बताई हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनमें जो एक कैटेगरी मैंने आपको बताई है फंजाई की, फंगस की ग्रोथ हो गई है बेटा ब्रेड के ऊपर। आप बोलोगे कि मैम ये एक मिनट, ये ब्रेड के ऊपर कुछ लगाया नहीं है, बल्कि यहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई है। एग्जैक्टली, माइक्रोब्स आकर के ग्रो करने लग गए हैं ब्रेड के ऊपर। कौन से माइक्रोब्स, तो फंगस, फंगस। और ये कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है बेटा, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि अलगी की तुमको मैंने पिक्चर दिखाई थी पानी के सरफेस पर, कि वो कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी पूरी कॉलोनी बनी हुई है। यहां पर भी देखो, कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है बेटा, बहुत सारे ये फंगस है, इनकी पूरी कॉलोनी जो है ना ग्रो करने लग गई है ब्रेड के ऊपर। अब तुम बताओ, तुम ऐसी ब्रेड को खा सकोगे? नहीं, क्योंकि अगर तुमने इसको खाया तो ये जितनी भी पूरी कॉलोनी है ना फंगस की, ये तुम्हारे पेट के अंदर चली जाएगी, स्टमक इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा बेटा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसको अपन खा नहीं सकते। तो आप बोलोगे कि ठीक है मैम, ब्रेड के ऊपर फंगस की ग्रोथ हो गई, फंगस आकर के ग्रो कर रहा है, ये माइक्रोब्स आकर के ग्रो कर रहे हैं, तो इसको हम खाएंगे तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर इसका होगा क्या, ब्रेड को, इसको तो हमने खाया नहीं है ना, हम नहीं खा सकते, अनफिट हो गया ये कंजम्पशन के लिए। बट अब इस ब्रेड स्लाइस का होगा क्या बेटा, डीकॉम्पोजिशन। ये जो ब्रेड स्लाइस है ना, ये किसकी बनी हुई है, ये मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, ये मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, ये मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। ये फंगस आकर के क्या करेंगे, अरे इनके लिए तो ये खाना है ना, इनके लिए तो जिन मॉलिक्यूल्स की ये ब्रेड बनी हुई है वो उनका खाना है। तो ये आकर के मस्त क्या करेंगे, अपना खाना खाएंगे। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको ये तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करवाएंगे।
ब्रेक डाउन करवाएंगे, कुछ सिंपलर स्मॉलर सब्सटेंसेस बन जाएंगे, तो इनकी भूख भी शांत हो जाएगी और ये जो ब्रेड है ये अपने आप, क्योंकि टूट रही है ना बेटा, टूट रही है, ये अपने आप धीरे धीरे करके गायब हो जाएगी। तो हम तो नहीं खा पाए, फंगस ने खा लिया। कभी ऐसा होता है ना कि मम्मी अगर ब्रेड को 1-2 दिन फ्रिज में रखना भूल गई तो फिर ब्रेड ऐसी खराब हो जाती है, ब्रेड के ऊपर ऐसी फंगस की ग्रोथ हो जाती है। आप बोलोगे कि मैम अगर ब्रेड फ्रिज में रहती है तो हफ्ते भर भी खराब नहीं होती, बाहर अगर रख दिया फ्रिज के तो वो खराब क्यों जाती है? क्योंकि बेटा ये जो फंगस है ना, इसको मॉइस्ट और वार्म कंडीशन पसंद है ग्रो करने के लिए। मतलब जहां भी इसको थोड़ी सी नमी और गर्म टेम्परेचर मिला, वहां पर क्या होता है, ये फंगस जो है वो ग्रो करने लग जाता है। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, अरे फ्रिज में ठंड लगती है कि नहीं लगती है? तो रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर ठंडा होता है और रेफ्रिजरेटर की जो हवा होती है बेटा वो भी ड्राई होती है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता। तो इसलिए रेफ्रिजरेटर में ये ग्रो नहीं करता, क्योंकि ये बोलता है कि अरे यहां पर तो बहुत ठंडी है, यहां पर तो बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो मैं यहां पे ग्रो नहीं करूंगा। बाहर, रेफ्रिजरेटर के बाहर जो अपनी सराउंडिंग एयर है बेटा, इसमें नमी है, इसमें मॉइस्चर है और ये गर्म भी होती है, तो बस ये जो है फंगस की ग्रोथ इसमें हो जाती है। तो यहां पर तो हमारे लिए नुकसान हो गया ना, यहां पर तो हमारे लिए नुकसान हो गया कि ब्रेड जिस सब्सटेंस की बनी हुई है, वो सब्सटेंस जिन मॉलिक्यूल्स का बना है, वो मॉलिक्यूल्स क्या हुए, फंगस का खाना बन गए। फंगस ने आकर के उनको तोड़ना शुरू कर दिया, ब्रेक डाउन शुरू कर दिया, कुछ सिंपलर स्मॉलर सब्सटेंसेस बनते गए। मतलब कि पूरी ब्रेड पर जो है ये फैल गए, इनकी ग्रोथ हो गई कि अब यहां पर हमारा राज है, अब यहां पर हम ग्रो करेंगे। जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिन्होंने ब्रेड को बनाया होगा उनको तोड़ेंगे, मस्त खाना खाएंगे, ऐश करेंगे बिंदास, कोई हमें नहीं रोक पाएगा। यही होता है। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत, मतलब ये तो कितनी बुरी बात हो गई है ना, ब्रेड स्लाइस जो ना पूरी खराब हो गई, पूरी ब्रेड खराब हो गई, सैंडविच नहीं खा पाए मैम। एग्जैक्टली। तो यहां पर माइक्रोब्स ने, स्पेसिफिकली फंगस ने जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करी है, जो ब्रेक डाउन किया है, ये हमारे लिए नुकसान वाला हो गया। इससे हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ। जो अपने फूड आइटम्स होते हैं बेटा, अभी तो यहां पर हमने ब्रेड का एग्जांपल लिया, आप कोई भी फूड आइटम ले लो, आप कोई फल ले लो, ठीक है, अगर उसके ऊपर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाए तो वही होगा, उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे माइक्रोब्स आकर के तोड़ने लग जाएंगे। अच्छा, माइक्रोब्स जब आकर के बेटा मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं ना, तो पता है क्या होता है, खाने की जो भी आपके पास चीज है, जो भी आपके पास फूड आइटम है, पहली बात तो उसकी स्मेल बदल जाती है, मतलब अजीब सी बदबू आने लग जाती है। दूसरा, उसका टेक्सचर खराब हो जाता है, टेक्सचर खराब हो जाएगा, है ना, अपीयरेंस भी खराब हो जाएगी, दिखने में भी आपको समझ में आने लग जाएगा कि यार इस पे तो जो है कुछ माइक्रोब्स आकर के ग्रो करने लग गए हैं, ये खराब हो गया है, खाने लायक बचा नहीं। तो जब माइक्रोब्स आकर के किसी फूड आइटम के मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं ना बेटा, तो स्मेल चेंज हो जाती है खाने की, उसका टेक्सचर बदल जाता है और उसकी अपीयरेंस भी खराब हो जाती है। तो मतलब हमें देख करके ही समझ में आ जाता है, सूंघ के समझ में आ जाता है कि ये चीज खराब हो गई, अब ये खाने लायक बची नहीं है। वहीं पर बेटा हम ये बोलते हैं कि माइक्रोब्स कभी कभी जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करते हैं ना, वो हमारे लिए फायदेमंद भी होती है। अब आप बोलोगे कि मैम क्या फायदा, क्या फायदा, सब कुछ तो मतलब ये तोड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैम क्या फायदा? मैं बताती हूँ। अपने घरों से बेटा जो किचन वेस्ट निकलता है, किचन वेस्ट बोले तो सब्जी भाजी के छिलके, लेफ्ट ओवर फूड, है ना, कि मम्मी ने चावल ज्यादा बना लिया था या तुमने कम खाया तो चावल बच गया, दाल बच गई, सब्जी भाजी के छिलके, अंडे के छिलके, ये जो पूरा किचन वेस्ट होता है ना बेटा, अपन इससे बहुत ही बढ़िया सी खाद बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं। कैसे? हम लेते हैं क्या, या तो मिट्टी के अंदर वो काम करते हैं, या फिर हम क्या लेते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम थोड़ी सी क्या करते हैं, यहाँ पर मिट्टी की लेयर डाल देते हैं। मिट्टी की लेयर के ऊपर जो अपना किचन वेस्ट है बेटा, जो किचन वेस्ट है अपना, वो डाल देते हैं। फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, एक और बार मिट्टी की लेयर डाल देंगे और फिर इस पूरे कंटेनर को हम एक कवर से जो है कवर कर देते हैं, ढक देते हैं इसको, और करीब 15 से 20 दिन, या तो मैं कहती हूँ कि तुम तो 2 महीने के लिए इसको छोड़ ही दो, है, इसको छोड़ ही दो। ये जो पूरा किचन वेस्ट है बेटा, ठीक है, दिस इज किचन वेस्ट, ये पूरा का पूरा क्या होगा बेटा, ये जो किचन वेस्ट है ये पूरा का पूरा
डिकम्पोज हो जाएगा, पूरा किचन वेस्ट तुम्हारा टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। किचन वेस्ट में क्या है, तुमको मैंने बताया ना, सब्जी भाजी के छिलके हैं, लेफ्ट ओवर फूड है, अंडे के छिलके, ये पूरा बेटा क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। मिट्टी की एक लेयर, उसके ऊपर किचन वेस्ट, एक और लेयर मिट्टी की, और इसके बाद में पूरे उसको अपन कंटेनर को ढक के रख देंगे कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, और जब वापस आकर के देखेंगे ना तो बढ़िया सी खाद बन चुकी रहेगी, मैन्योर बन चुका रहेगा। एक्चुअली हुआ क्या मैं तुम्हें बताती हूं। जो तुमने मिट्टी की लेयर्स के बीच में अपने किचन वेस्ट को जो दबाया है, मैंने तुमसे क्या बोला, माइक्रोब्स हर जगह होते हैं, हवा में भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं, तुम्हारे ऊपर भी है, तुम्हारे बॉडी के अंदर भी, हर जगह क्या है, माइक्रोब्स हैं। तो ये समझ लो कि ये जो तुमने ऊपर और नीचे मिट्टी की लेयर ली हुई है ना बेटा, इसमें क्या है, इसमें माइक्रोब्स हैं। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, ये माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया फंगस मान लो। ठीक है, तो ये सब क्या है, माइक्रोब्स हैं मिट्टी में, बैक्टीरिया फंगस। अब तुमने क्या करा है, तुमने तो इनको खाना दे दिया ना बेटा, तुमने तो मिट्टी में प्रेजेंट जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया फंगस, तुमने तो इनको खाना दे दिया। क्या खाना, अरे जो तुमने किचन वेस्ट डाला है, किचन वेस्ट जिन मॉलिक्यूल्स का बना है वो इनका खाना ही तो है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनका कि किचन वेस्ट बना हुआ है, तो ये तो इनका खाना है ना बेटा। तो ये क्या करेंगे, अपने खाने को आकर के खाएंगे, डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे, और जब डिकम्पोज करेंगे तो तुमको पता है ना क्या बनेंगे, कुछ सिंपलर स्मॉलर सब्सटेंसेस, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनेंगे। तो मिट्टी में माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स वेजिटेबल जो भी मैटर है, जो भी किचन वेस्ट है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आकर के ये तोड़ने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके लिए तो क्या है, ये खाना है उनका, तो खाना तो खाएगा ना, है जो अपने माइक्रोब्स हैं वो खाना तो खाएंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स को आकर के तोड़ने लग जाएंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, जिससे कि कुछ सिंपलर स्मॉलर सब्सटेंसेस बनेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। यानी कि तुम्हारे देखो मिट्टी में ये जो तुम्हारा किचन वेस्ट था, अब वो टूट चुका है, वो डिकम्पोज हो चुका है, और क्या बन चुके हैं बच्चों, न्यूट्रिएंट्स बन चुके हैं, यानी कि खाद बन गई है, मैन्योर बन गया है। अब तुम क्या करोगे, इसी खाद को, इसी मैन्योर को अपने घर में जो बगीचा है तुम्हारा, उसमें जो मिट्टी है उसमें ले जाकर के मिक्स कर दोगे। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं खाद में, मैन्योर में, वो कहां आ जाएंगे, मिट्टी में आ जाएंगे, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। भाई प्लांट्स को भी तो ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए वैसे प्लांट्स को भी चाहिए। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे, मिट्टी से ही मिलेंगे। रूट्स क्या करेंगी, मिट्टी से पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को भी अब्सॉर्ब कर लेंगी। तो अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हैं और ऐसी न्यूट्रिएंट वाली मिट्टी में तुम पौधे लगाओगे, तो पौधे अपनी जड़ों से, अपनी रूट से मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेंगे, अलॉन्ग विद वाटर उनकी बॉडी में चले जाएंगे न्यूट्रिएंट्स, और वो हेल्दी तरीके से ग्रो करने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर तो हमारे लिए क्या हो गया है, ये चीज बड़ी फायदेमंद हो गई है कि हमने क्या करा, कचरे से बेटा प्लांट्स की, आप ये समझ लो कि प्लांट्स के लिए एक बढ़िया सी टॉनिक बना ली, मैन्योर बना लिया, खाद बना ली। ठीक है, उसके अलावा और भी चीजों में बेटा ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जैसे कि आपने ईस्ट का नाम, ईस्ट क्या है बेटा, ईस्ट का नाम आपने हो सकता है सुन रखा हो। ईस्ट है एक फंगस, एक टाइप का फंगस, ईस्ट है एक टाइप का फंगस। ठीक है, तो इसका अपन बेटा इस्तेमाल करते हैं ब्रेड बनाने में, भटूरे बनाने में। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम ब्रेड और भटूरे बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, फंगस का इस्तेमाल करते हैं। यस, एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि मान लो कि तुम्हें क्या करना है, ब्रेड बनानी है, तो ब्रेड बनाने के लिए तुम मार्केट से मैदा लेकर के आओगे। ठीक है, उसका एक बढ़िया सा सारे सब इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाल करके तुम उसका एक बढ़िया सा डो बना दोगे, और फिर डो को तुम क्या करोगे, बेक होने के लिए रख दोगे, तो वो तुम्हारी ब्रेड बन जाएगी। ठीक है, अब बोला क्या जाता है कि जब तुम डो बना रहे हो तो मैदा में तुम्हें क्या करना है, एक कटोरी लो सबसे पहले, उसमें डाल दो थोड़ा सा पानी। ठीक है, उसमें डाल दो सबसे पहले थोड़ा सा पानी, और उसमें थोड़ी सी शुगर भी डाल दो, शक्कर भी डाल दो। ठीक है, शुगर भी डाल दो, और फिर मार्केट में बेटा ड्राई ईस्ट का पाउडर मिलता है, वो ईस्ट भी डाल दो। ठीक है, वो ईस्ट भी डाल दो। अब क्या होगा, अब वही माइक्रोब्स का काम ही क्या है, खाना, डिकम्पोज करना, तोड़ना।
तो बस जैसे ही तुम पानी और शक्कर वाले मिक्सचर में ईस्ट को डालोगे तो वो ईस्ट क्या करेगा बेटा, ये जो शुगर तुमने डाली थी ना, इस शुगर को वो तोड़ना शुरू कर देगा, डिकॉम्पोजिशन शुरू कर देगा। शुगर टूटेगी तो कुछ ना कुछ बनेगा। क्या बनेगा बेटा? अल्कोहल बनेगा, साथ में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमने ईस्ट से पूछा कि तुमने शुगर को क्यों तोड़ा, तो ईस्ट बोलता है भाई शुगर तो मेरा खाना है ना, तो मैं अपना खाना नहीं खाऊंगा क्या? तो शुगर को ईस्ट ने तोड़ दिया, दो नई चीजें बन गई, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेटा ये गैस है, गैस के क्या होते हैं, बबल्स बन जाते हैं आटे में। मतलब तुमने बेसिकली क्या किया, तुमने कटोरी में ये सब चीजें डाली और ईस्ट को, मतलब तुमने कटोरी में ये सब चीजें मिक्स करी और फिर तुमने ये पूरा का पूरा मिक्सचर क्या करा, जो तुम बाजार से मैदा लेकर के आए थे तुमने उसमें मिला दिया और अच्छे से मिक्स करके एक डो बना दिया। और डो को फिर तुमने क्या करा, कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। तो 2-3 घंटे बाद या आधे घंटे बाद ही, मैं तो कहती हूं, जब तुम वापस आकर के देखोगे तो तुम्हारा जो डो है ना बेटा, वो कुछ इस तरीके से ऐसे फूल जाएगा। कैसे फूल गया डो? क्योंकि मैदा में तुमने वो ईस्ट, पानी और शुगर वाला मिक्सचर डाला हुआ था। शुगर को ईस्ट ने तोड़ दिया, अल्कोहल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। गैस बन गई बेटा, उसके बबल्स बन गए। गुब्बारे में हवा भरते हो तो गुब्बारा फूलता है कि नहीं? वैसे ही इस डो में ईस्ट ने क्या करा, शुगर को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली। तो उस गैस के कारण जो डो है तुम्हारा बेटा, वो वैसे फूल जाएगा। जब आप ब्रेड या केक वगैरह खाते हो, उसकी भी जो ब्रेड होती है उसमें तुमने ऐसे छोटे छोटे से ऐसे गड्ढे से देखे होंगे, है ना? ब्रेड में तुमने ऐसे छोटे छोटे से गड्ढे से देखे होंगे। वो गड्ढे पता है किसके होते हैं बेटा? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स होते हैं। तो गैस तो उड़ जाती है, उसके बबल्स जो है गड्ढों के फॉर्म में रह जाते हैं। तो देखो कितने ब्यूटीफुली यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, उसके बबल्स बन रहा है और इसीलिए देखो आपका डो कितना फूल गया इस तरीके से। ये होता है ड्राई ईस्ट, ठीक है? तो ऐसे डो को अगर आप अब बेक करने के लिए डालोगे ना, तो अब जो आपकी ब्रेड बनेगी वो काफी सॉफ्ट, फ्लफी और स्पॉन्जी बनेगी। अगर आप ईस्ट नहीं डालते हो तो फिर ब्रेड एकदम कड़क कड़क सी बनती है, बिल्कुल भी स्पॉन्जी नहीं बनती है, ठीक है? चलो, अल्कोहल से डरना नहीं है क्योंकि अल्कोहल बहुत ही कम क्वांटिटी में बनेगा, तो वो उड़ जाएगा बेटा, उससे आपको नशे नहीं आएंगे, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों ने दूध से दही जमते हुए देखा होगा। दूध से आपने दही जमते हुए देखा होगा। वो कैसे जमता है देखो बेटा। अच्छा, दूध से दही जमाने के लिए क्या करना पड़ता है? दूध को थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। और फिर मम्मी क्या करती हैं, जो थोड़ा सा दही होता है, कम से कम 1 चम्मच दही मम्मी क्या करती हैं, दूध में, मिल्क में अच्छे से मिक्स कर देती हैं और फिर उस कंटेनर को ढक करके किसी वार्म जगह पर रख देती है। ये नहीं कि दूध से दही जमाना है तो हम उसको फ्रिज में रख देंगे, नहीं। दूध में थोड़ा सा दही मिलाया और मिक्स करके उसको अलग से रख दिया किसी वार्म जगह पे। ओवरनाइट क्या होता है बेटा, दूध से दही जम जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है देखो बेटा। जो कर्ड है ना, कर्ड में एक टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं, नाम क्या है उस बैक्टीरिया का? लैक्टोबैसिलस, ठीक है? अब मम्मी ने क्या करा, मिल्क में थोड़ा सा दही डाल दिया था, 1 चम्मच दही डाल दिया था। उस दही में क्या था? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया ने क्या करा, इस बैक्टीरिया ने मिल्क में आकर के मिल्क की बेटा एक नेचुरल शुगर होती है, मिल्क की एक नेचुरल शुगर होती है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोज। दूध में अगर तुमने ऊपर से चीनी नहीं डाली है, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान ये सब नहीं डाला है, उसके बावजूद दूध थोड़ा सा मीठा मीठा सा लगता है ना? क्यों? क्योंकि दूध में उसकी नेचुरल शुगर होती है जिसको अपन बोलते हैं लैक्टोज। इस लैक्टोज को आकर के ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तोड़ने लग जाता है, जिससे कि कुछ नया तो बनेगा, ठीक है? नया तो बनेगा। क्या नया बनेगा बेटा? नया सब्सटेंस लैक्टिक एसिड बन जाता है। और क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाता है इसीलिए आपका दही थोड़ा सा टेस्ट में खट्टा खट्टा लगता है। अब इस लैक्टिक एसिड के बनने से क्या होता है बेटा, मिल्क का जो उसका प्रोटीन है वो कोआगुलेट कर जाता है। अब कोआगुलेट करने का मतलब क्या है? इकट्ठा हो जाना।
वैसे मिल्क का प्रोटीन अलग अलग रहता है, लेकिन जहां ये लैक्टिक एसिड बन गया तो उसका प्रोटीन ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, जमने लग जाएगा, कोआगुलेट करना बोलते हैं उसको, ठीक है। और जहां मिल्क का प्रोटीन कोआगुलेट करने लगा, जमने लग गया, तो जो मिल्क है वो एक सेमी सॉलिड टेक्सचर में चेंज हो जाता है, यानी कि फिर वो चेंज हो जाता है दही में। तो दही जमाने के लिए इसीलिए दूध में थोड़ा सा दही डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस 1 चम्मच दही में होता है क्या? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये आकर के दूध में उसकी जो नेचुरल शुगर है लैक्टोज, उसको ये आकर के तोड़ देता है, डिकम्पोजिशन कर देता है, नया सब्सटेंस लैक्टिक एसिड बन जाता है। इसके कारण मिल्क का जो प्रोटीन है वो इकट्ठा होने लग जाएगा, कोआगुलेट करने लग जाएगा, और जहां ऐसा हुआ मिल्क जो है एक सेमी सॉलिड टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो दही में जम जाएगा। तो यहां पर भी देखो बैक्टीरिया ने डिकम्पोजिशन किया, लेकिन ये हमारे लिए फेवरेबल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। चलो, इसके अलावा बेटा और भी कुछ तरीके होते हैं जिससे कि माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि जो अपने प्लांट्स होते हैं बेटा, ठीक है, जो अपने प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है। नाइट्रोजन एक तरह का एलिमेंट है, तो प्लांट्स को उनकी ग्रोथ के लिए ना नाइट्रोजन चाहिए होता है। अब जो अपनी सराउंडिंग एयर है बेटा, इस सराउंडिंग एयर में देखा जाए तो बहुत सारी नाइट्रोजन गैस है, लेकिन नाइट्रोजन जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में प्लांट्स उनको अपने बॉडी के अंदर ले नहीं पाते। ये तो वही वाली बात हो गई कि तुम्हारे पापा बाजार से आटा लेकर के आए हैं, तुम्हें भूख लगी तुम आटा ही खा लो ना, क्या जरूरत है आटे से रोटी, आटे से पराठा या आटे से पूरी बनाने की? आटा ही तो है, खा लो। नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो उस फॉर्म में नहीं है कि उसको हम कंज्यूम कर पाए, उसको हम अपनी बॉडी में डाइजेस्ट कर पाए। इसी तरीके से सराउंडिंग एयर में नाइट्रोजन तो है, लेकिन जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में जो प्लांट्स हैं वो उसको अपनी बॉडी के अंदर ले नहीं सकते। इसका मतलब ये कि कोई तो ऐसा होना चाहिए जो नाइट्रोजन को, जो कि एयर में अवेलेबल है, उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जिसको कि प्लांट्स क्या करे, फिर अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर ले। तो होता क्या है, अपने जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, अब आप बोलोगे कि मैम लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स जिनके फ्रूट्स कैसे होते हैं? पॉड वाले होते हैं। जैसे आपने मटर देखी होगी, मटर की क्या होती है? फली। पॉड मतलब फली बेटा, ठीक है। तो मटर की आपने ऐसे फली देखी होगी, है ना, पॉड देखा होगा। और पॉड के अंदर क्या होते हैं? फली को अपन पॉड, मतलब जो कवर होता है ना मटर का जो कवर होता है उसको अपन पॉड बोलते हैं, फली। और उसके अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं, मटर के दाने होते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की पहचान क्या होती है कि इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो पॉड वाले होते हैं। पॉड और उनके अंदर सीड, मतलब फली और उनके अंदर बीज, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं बेटा, उनकी जो रूट्स होती हैं वहां पर एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया ग्रो करता है रूट्स में, जिसका नाम होता है राइजोबियम। एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है बेटा जिसका नाम है राइजोबियम, और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ग्रो करता है। एक्चुअली लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ना कुछ स्वॉलन स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्वॉलन मतलब कुछ फूले हुए से स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो लेग्यूमिनस प्लांट्स की आपको रूट्स दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर देखो कुछ आपको फूले फूले से ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे फूले फूले से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं आपको। ये फूले फूले जो स्ट्रक्चर्स, जो स्वॉलन स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में, इन्हें हम बोलते हैं नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें हम बोलते हैं नोड्यूल्स। और इन्हीं नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। इन्हीं नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये बैक्टीरिया जो है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये कर क्या रहा है यहाँ पर, इसको क्या मिल रहा है? तो बेटा प्लांट की जो जड़ें हैं ना वो राइजोबियम को खाना दे रही हैं और जो है ना शेल्टर दे रही है रहने के लिए, तो इसकी तो मजे। लेकिन पलट करके प्लांट को क्या मिल रहा है? तो मेरी बात सुनो, एटमॉस्फेरिक एयर में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? मिट्टी के अंदर क्योंकि खुद भी तो मिट्टी में ही है ना, तो मिट्टी के अंदर लेके आता है नाइट्रोजन को और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? अमोनिया में। अमोनिया क्या है? एक तरीके का कंपाउंड है नाइट्रोजन का ही, ठीक है। और इस कंपाउंड को
प्लांट्स की रूट्स क्या कर सकती हैं बेटा, मिट्टी से अब्सॉर्ब कर सकती है। मैंने आपसे क्या बोला, घर में आटा तो है लेकिन उसको अपन एज इट इज खा तो नहीं सकते, सराउंडिंग एयर में नाइट्रोजन तो है लेकिन उसको प्लांट बॉडी अपने अंदर अब्सॉर्ब नहीं कर सकती है। इसीलिए जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में जो नोड्यूल्स हैं, जो स्वॉलन रीजन है, वहां पर जो बैक्टीरिया राइजोबियम पाया जा रहा है, वो क्या करता है, सराउंडिंग एयर की नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करके उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको कि प्लांट्स की रूट्स अब्सॉर्ब कर सकती हैं। तो यहां पर क्या बन गया बच्चों, अमोनिया बन गया। अब इस अमोनिया को प्लांट्स की रूट्स क्या करेंगी, अब्सॉर्ब कर लेंगी। मतलब ये बेसिकली अमोनिया आ कहां गया, ये अमोनिया आ गया मिट्टी में, मिट्टी में आ गया। अब जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होंगे ना, उनकी रूट्स क्या करेंगी, मिट्टी से अमोनिया को अब्सॉर्ब कर लेंगी, जितना उनको चाहिए होगा उतना वो अब्सॉर्ब कर लेंगी, और जो एक्स्ट्रा अमोनिया है वो मिट्टी में ही रह जाएगा। फिर क्या होगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर गए, फसल वगैरह पक गई, फल वल आ गए, इसके बाद में उनको हटा करके नए प्लांट्स जो है ना ग्रो करने लग गए हम। जो नए प्लांट्स हैं वो कौन से हैं, वो लेग्यूमिनस नहीं है, लेकिन उनको भी अमोनिया मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि मिट्टी में ऑलरेडी अमोनिया तो आ ही चुका है ना। तो ऐसे साइक्लिक मैनर में क्या होता है, साइक्लिक मैनर में किसान लोग क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन बेसिकली इसको बोलते हैं, कि एक सीजन में वो ग्रो करेंगे लेग्यूमिनस प्लांट्स, फिर ग्रो करेंगे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, फिर दोबारा से ग्रो करेंगे लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्योंकि देखो लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करने से मेजर फायदा क्या हो रहा है कि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि इनके रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया आकर के रह रहा है, राइजोबियम, वो क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है अमोनिया में। अमोनिया कहां आ रहा है, मिट्टी में, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, so we can categorize the microorganisms into different categories such as protozoa, fungi, bacteria and some algae and more. Some bacteria such as rhizobium forms the swollen regions जिनको अपन nodules बोलते हैं, roots of certain legumes जैसे कि beans, मटर, दालें, इनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये क्या करेगा, ट्रैप करेगा एयर की नाइट्रोजन को और उसको यूजफुल बना देगा प्लांट्स के लिए। दिस हेल्प्स प्लांट्स ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स। दैट इज वाई फार्मर क्या करते हैं, लेग्यूम्स को रोटेशन में ग्रो करते हैं विद अदर क्रॉप्स। ठीक है, यहां पर भी बेटा वही आपको भटूरे और फंगस की ग्रोथ और ईस्ट के बारे में बताया जा रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज अपन ने पूरा चैप्टर जो है रिवाइज कर लिया है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स में बताइएगा इसके बारे में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाएगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं।